वेलकम टू श्रीवास्तव क्लासेस गाइस। मेरा नाम है मनीष और मैं आज आपको क्लास 12th की हिस्ट्री की बुक भारतीय इतिहास के कुछ विषय पार्ट 1 इस बुक का जो सेकंड चैप्टर है वो इस वीडियो में कराऊंगा। जैसा कि इस बुक के अंदर आपको 4 चैप्टर पढ़ने हैं। फर्स्ट चैप्टर जो है हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से वीडियो देख सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम चैनल में मिल जाएंगे। आप वहां से उनकी पीडीएफ जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए अपना चैप्टर जो है स्टार्ट करते हैं। तो देखो गाइस, हमारे जो चैप्टर का नाम है वो है राजा, किसान और नगर। एक चीज आपको उसमें पता होना चाहिए कि इस चैप्टर के अंदर आप पढ़ने क्या वाले हैं। जब आपको पता लग जाएगा आपको पढ़ना है क्या इस चैप्टर के अंदर, तो आपको चीजें जो है वो आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो देखो गाइस, आपने पिछले चैप्टर में हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ा था। उसके साथ साथ ये चीज समझी थी कि वो सभ्यता किस प्रकार से खत्म हुई थी। तो बस उसी सभ्यता के खत्म होने के बाद का जो 1500 वर्षों का इतिहास है, उस 1500 वर्षों के इतिहास को हमें इस चैप्टर के अंदर समझना है। जिसके अंदर हम वैदिक सभ्यता को जानेंगे, महाजनपद को जानेंगे, मौर्य साम्राज्य को जानेंगे, गुप्त साम्राज्य को जानेंगे, कुषाण शासकों को जानेंगे। ये सारी चीजें हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो आइए, जो अपना पहला टॉपिक है वैदिक काल या फिर वैदिक युग, इसे समझते हैं। देखो, आप ना इसे वैदिक सभ्यता भी कह सकते हैं, इसमें कोई ज्यादा डिफरेंसेस है नहीं। तो जिस प्रकार से जैसे हड़प्पा सभ्यता हुआ करती थी, उसी प्रकार से उसी तरह से जब हड़प्पा सभ्यता खत्म हुई, इसके बाद जो सभ्यता डेवलप हुई, उसके बाद जो सभ्यता विकसित हुई थी, उसे हम वैदिक सभ्यता या फिर वैदिक युग कहते हैं। ये जो सभ्यता थी ये भी हमारी सिंधु नदी के आसपास ही डेवलप हुई थी। ठीक है, देखो आप एक चीज नोटिस करने वाले कि सभ्यता को वैदिक सभ्यता या फिर वैदिक युग वो कहा जाता है। तो देखो, इसी वैदिक काल के समय में होता क्या है, हिंदू धर्म के जो 4 इंपॉर्टेंट धर्म ग्रंथ हैं। कौन से ग्रंथ हैं वो? वेद, जिसमें हमारा ऋग्वेद आता है, सामवेद आता है, यजुर्वेद आता है और अथर्ववेद आता है। इन चारों वेदों की रचना जो होती है वो वैदिक काल के समय में ही होती है। इसलिए इस पूरे काल को वैदिक युग या फिर वैदिक काल कहा जाता है। ठीक है गाइस, आई होप आपको इतना तो समझ में आ गया वैदिक युग क्यों कहा जाता है इसे। ठीक है, तो देखो गाइस, अब आप इस पूरे वैदिक काल को, वैदिक युग को 2 टाइम में बांट कर पढ़ते हैं। एक है हमारा वैदिक युग और एक है हमारा उत्तर वैदिक युग। इसका जो टाइम पीरियड है वो भी मैंने यहाँ पे लिख रखा है। ऋग्वेदिक युग का टाइम पीरियड है 500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक, और उत्तर वैदिक का टाइम पीरियड है 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है, तो देखो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन बन रहा होगा कि हम वैदिक काल को 2 पार्ट में डिवाइड करके क्यों पढ़ते हैं भाई? ऐसा क्या हुआ कि इसे 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ा जाने लगा? हम इसे एक साथ ही तो पढ़ सकते थे। तो भाई देखो, होता क्या है ना, इस समय के समाज में कुछ परिवर्तन हो जाता है, जैसे कि वर्ण व्यवस्था। अब वर्ण व्यवस्था में क्या हुआ करता था, 4 वर्ण हुआ करते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इस प्रकार से 4 वर्ण हुआ करते थे। तो वैदिक काल में एक टाइम पीरियड ऐसा था जिस समय में वर्ण व्यवस्था जो है वो कर्म आधारित हुआ करती। मतलब जो व्यक्ति जो काम करेगा वो उस वर्ण का हो जाएगा। मान लो कोई व्यक्ति अगर व्यापार कर रहा है तो वो वैश्य कहलाएगा। कोई व्यक्ति अगर सुरक्षा करने वाला है, सैनिक है, तो वो क्षत्रिय कहलाएगा। कोई व्यक्ति धार्मिक चीजें करेगा, धार्मिक चीजों से रिलेटेड काम करेगा, तो ब्राह्मण कहलाएगा। और इस प्रकार से कोई व्यक्ति सिर्फ सेवा करेगा तो वो शूद्र कहलाएगा। तो ये चीजें जो वर्ण व्यवस्था थी हमारी, ये कर्म आधारित हुआ करती थी ऋग्वेदिक काल में। और हमारा जो उत्तर वैदिक काल आया, उस समय के समाज में क्या होता है, ये जो वर्ण व्यवस्था थी ये कर्म आधारित ना होकर जन्म आधारित हो गई। मतलब ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण बनेगा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय बनेगा, वैश्य का बेटा वैश्य बनेगा और शूद्र का बेटा शूद्र बनेगा। इस प्रकार से वर्ण व्यवस्था चल रही थी। इसलिए जो समाज में परिवर्तन आ गया, जो समाज में चेंजेस आ गया, इस कारण से वैदिक काल को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर कर पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है गाइस, अब आपको समझ में आ गया इसे हम क्यों डिवाइड करके पढ़ते हैं। तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया था कि जहाँ पर हमारी हड़प्पा सभ्यता जिस नदी के किनारे डेवलप हुई थी, सिंधु नदी के किनारे, उन्हीं नदियों के किनारे हमारी वैदिक सभ्यता भी उभरी होगी। और इसी समय हमें ऋग्वेद की रचना देखने को मिलती है, सारे वेदों की रचना देखने को मिलती है। और पता लगता है जो वेद है भाई, सीधी सी बात है, धार्मिक ग्रंथ है, धार्मिक चीजों से रिलेटेड है। तो ये उस समय के समाज में जो धार्मिक व्यवस्था रही होगी, जो धार्मिक विचार रहे होंगे, या तो जो सामाजिक व्यवस्था रही होंगी, उन सारी चीजों को डिफाइन करता है। उस समय के समाज के बारे में हमें पता था। ये वर्ण व्यवस्था के बारे में हमें कहाँ से पता लगता है? ऋग्वेद के अंदर से पता लगता है। ठीक है, ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है उसके अंदर वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया गया है। देखो, इसके साथ साथ और क्या परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। तो देखो, जो कृषि है, जो खेती है ना, वो भारत के ज्यादातर भागों में अब खेती की जाने लगी थी। भारत का जो उत्तर का भाग था, जो दक्कन पठार का भाग था, जो कर्नाटक का भाग था,
इन क्षेत्रों में हमें देखने को मिलता है कि ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो खेती करने लग गए थे। इसके साथ साथ अब वो बस्तियां बसाकर रहने लग गए थे। पहले क्या होता था ना, लोग एक फिक्स जगह पे नहीं रहा करते थे। मान लो लोग अगर आज यहाँ पे रह रहे हैं तो कल यहाँ पे रहने लग गए थे, एक जगह से दूसरी जगह पे जाते रहा करते थे। पर अब क्या हो रहा था, लोग जो है परमानेंट एक जगह पे अब रहने लग गए थे। उन्होंने अपनी बस्तियां बसाना स्टार्ट कर दी थी, खेती करना स्टार्ट कर दी थी, फसलें उगाना स्टार्ट कर दी थी। उसके साथ साथ वो लोग अब व्यापार करने भी लगे थे। ठीक है, ये तो हमें देखने को मिलते हैं कि ऐसे कि कृषि बस्तियां बसाई जाने लगी। मतलब जो लोग कृषि क्या करते थे वो लोग अब गांव बसाकर रहने लग गए थे, बस्तियां बसाकर रहने लग गए थे। इसके साथ साथ हमें दक्कन में और दक्षिण के क्षेत्रों में चरवाहा बस्ती भी देखने को मिलते हैं। अगर चरवाहा बस्ती क्या होती है भाई, देखो चरवाहा लोग वो होते हैं जो पशु को पाला करते थे, पशुओं को चराया करते थे। जैसे आपने देखा होगा ना, जैसे बकरी भैंस गाय इन सबको घास खिलाना होता है, घास खाती हैं ये सब, तो इनको चराना। तो इस तरीके के लोग हुआ करते थे जो चरवाहा बस्ती को बसाने लग गए थे। बेसिकली लोग चरवाहा हुआ करते थे जो पशुओं को पाला करते थे। इन लोगों की अलग बस्ती हुआ करती थी। तो इस तरीके की बस्तियां भी हमें देखने को मिलती हैं इस समय के समाज में। देखो ईसा पूर्व की पहली शताब्दी के दौरान क्या होता है ना, मध्य भारत में, दक्षिण भारत में हमें शवों के अंतिम संस्कार के नए नए तरीके देखने को मिलते हैं। जैसे आज के समय के समाज में क्या होता है, हिंदुइज्म में देखते हैं शवों को कैसे अंतिम संस्कार किया जाता है, न जलाया जाता है। मुस्लिम्स में देखते हैं, क्रिश्चियन में देखते हैं तो वो लोग शवों को दफनाते हैं। इसी तरह से क्या होता है, इस समय के समाज में भी शवों का जो अंतिम संस्कार है वो अलग अलग तरीकों से किया जाने लगा था। ऐसे में महापाषाण नाम से एक बहुत बड़े विशाल पत्थर को देखते हैं। मतलब हमें बहुत सारे ऐसी संरचनाएं मिली हैं, कुछ जो बड़े बड़े पत्थर की वो करती थी, इस तरीके से इन्हें महापाषाण कहा जाता था। ठीक है, इसके अलावा हमें कई स्थानों पे ऐसे शव मिले हैं, ऐसी लाशें मिली है जिनके साथ लोहे से बने औजारों को दफनाया जाता था। लोहे से बने हथियार हो गए या लोहे से बने और जो औजार हुआ करते थे, उन चीजों को उन शवों के साथ दफनाया जाता था। तो देखो, जब आपने हड़प्पा सभ्यता पढ़ी थी तो आपने सब देखा था कि कैसे शवों के साथ बहुत सारी चीजों को दफनाया जाता था। बहुत सारे आभूषण, मिट्टी के बर्तन या फिर अन्य धातु से बनी चीजें दफनाया जाता था। और उस समय के समाज में हमने कहीं भी लोहे के बारे में नहीं पढ़ा था या लोहे के बारे में नहीं सुना था। तो हमें ये चीज हमें पता लगती है कि वो जो लोग थे वो लोहे के बारे में नहीं जानते कि लोहे जैसी कोई धातु भी हुआ करती है। तो लोहे की जो जानकारी हमें मिलती है वो हमें इसी समय के समाज में मिलती है। ठीक है गाइस, ये था आपका जस्ट एक इंट्रो। अब हमारा जो मेनली टॉपिक है वो है हमारा प्रिंसिप और पेदस्सी। देखो, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन बन रहा होगा कि ये प्रिंसिप कौन है, ये पेदस्सी कौन है। तो मैं आपको बस अभी समझा देता हूँ। देखो, प्रिंसिप जो है ना, इसका पूरा नाम है जेम्स प्रिंसिप और ये एक अंग्रेजी अधिकारी था। ठीक है, मतलब एक अंग्रेजी अधिकारी हुआ करता था। आप ये मान लो एक इतिहासकार था, एक हिस्टोरियन था जो कि अंग्रेजों के साथ रह के काम किया करता था ईस्ट इंडिया कंपनी में। ठीक है, अब भाई एक हिस्टोरियन है, एक इतिहासकार है, तो जाहिर सी बात है इसकी इतिहास के अंदर रुचि होगी। तो होता क्या है ना, भारत के अंदर बहुत सारे अभिलेख मिलते हैं। अगर आप लोगों का अभिलेखों का मतलब नहीं पता है तो मैं आपको समझा दूं। अभिलेख सिंपली वो चीज होती है जो किसी पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसी किसी कठोर सतह पे लिखी हुई है, कुछ चीज खुदवाई है किसी ने, इस चीज को हम अभिलेख कहा करते हैं। तो भाई हमारे भारत के अंदर बहुत अभिलेख मिले, बहुत सारी चीजें मिली। पर दिक्कत क्या आ रही थी ना, उन अभिलेखों को कोई पढ़ नहीं पा रहा था। अब पढ़ क्यों नहीं पा रहा था, क्योंकि भाई उसके ऊपर जो चीजें लिखी पड़ी थी, जिस भाषा में लिखी पड़ी थी या जिस लिपि में लिखी पड़ी थी, किसी को समझ में ही नहीं आ रही थी। अब जब समझ में नहीं आएगी तो पढ़ेगा कैसे। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के रूप में समझाऊं, मान लो ये मैंने अपना नाम लिख दिया यहाँ पे इंग्लिश में। ठीक है, ये मैंने अपना नाम लिख दिया यहाँ पे मनीष। अब मैं किसी ऐसे बच्चे से नाम पढ़वाऊं जिसे इंग्लिश आती ना हो, जिसने कभी इंग्लिश के कोई लेटर कभी देखा ही ना हो। अगर वो बच्चा इसको कभी देखेगा तो वो इसे पढ़ ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि उसने कभी इंग्लिश का कोई वर्ड देखा ही नहीं है, कोई इंग्लिश का कोई लेटर कभी देखा ही नहीं है, उसे समझ भी नहीं आएगा ये लिखा क्या है। तो बस इसी तरीके से हो रहा था। ये जितने भी हमें अभिलेख मिले थे उस पर जो चीजें लिखी पड़ी थी वो हमें समझ में ही नहीं आ रही थी कि उस पर क्या लिखा है, ये कौन सी भाषा है, कौन सी लिपि है, ये चीजें समझ में ही नहीं आ रही थी किसी भी व्यक्ति को। तो ऐसे में क्या होता है, ये जो हमारा जेम्स प्रिंसेप नाम का व्यक्ति है, जो इतिहासकार है, हिस्टोरियन है, ये 1830 के दशक में क्या करता है, जितने भी हमें अभिलेख मिले हैं ब्राह्मी लिपि में, खरोष्टी लिपि में, उन लिपियों को पढ़ लेता है। मतलब समझ जाता है कि उसे कैसे पढ़ना है या फिर वो क्या लिखा पढ़ा है, इस चीज को वो समझ जाता है। ठीक है, अब उसने सीख लिया भाई कि कैसे पढ़ना है, क्या लिखा है। और भारत के जितने भी पुराने से पुराने अभिलेख मिले हैं वो इन्हीं लिपियों में हमें लिखे देखने को मिलते हैं। अब जब वो लिपि पढ़ना सीख गया, भाषा को पढ़ना सीख गया, तो जाहिर सी बात है भाई अभिलेखों के अंदर क्या लिखा पड़ा है, किन किन चीजों की बात की जा रही है, क्या क्या चीजें बताई गई हैं, वो सब उस आसानी से पढ़ सकता है। तो भाई जब प्रिंसेप उन अभिलेखों को पढ़ता है, जो अभिलेख मिले या फिर वो जो सिक्के जिनके ऊपर कुछ ना कुछ लिखा पड़ता है, उन सब चीजों को जब पढ़ता है तो उसे एक वर्ड दिखाई देता है पेदस्सी। अब ये पेदस्सी मिलता है कि अब वो सोचता है कि भाई ये पेदस्सी जो है
ये क्या है, ये कौन है, इसका क्या मतलब है। तो भाई देखो प्रियदर्शी का मतलब तो वो पता लगा देता है। प्रियदर्शी का सिंपल सा मीनिंग था मनोहर मुखकृति वाला राजा, मतलब ऐसा राजा जिसका जो चेहरा है वो काफी सुंदर हो। वो ऐसे राजा की बात की जा रही थी जिसका चेहरा जो है काफी सुंदर है। प्रियदर्शी का मतलब समझ में आ गया अब आप लोगों को। ये जो मनोहर मुखकृति वाले राजा की बात की जा रही है, ये किस राजा के लिए की जा रही थी, अब इसे जानने की कोशिश करता है हमारा प्रिंसिप। तो ये ऐसे में उसे और अभिलेख मिलते हैं और सिक्के मिलते हैं जिसमें उस राजा का नाम जो है वो अशोक भी लिखा पड़ा था, मतलब प्रियदर्शी भी लिखा था उसके साथ साथ और बहुत सी जगहों पे अशोक वर्ड भी यूज हो रहा था। तो ऐसे में वो अंदाजा लगाता है कि जो प्रियदर्शी वर्ड है मनोहर मुखकृति वाला राजा, ये जो वर्ड है ये हमारे अशोक के लिए यूज किया जा रहा होगा। अशोक जो भारत के इतिहास का सबसे मेन राजा या फिर सबसे महान राजाओं में से एक है। तो आई होप आपको गाइस प्रिंसिप और प्रियदर्शी का मतलब समझ में आ गया होगा। प्रिंसिप जो है एक हमारा अंग्रेजी अधिकारी था जिसने 1830 के दशक में ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का जो मतलब है वो निकाल लिया था कि ये चीजें क्या लिखी पड़ी है। और जो प्रियदर्शी था इसका मतलब था एक मनोहर मुखकृति वाला राजा, और ये वर्ड किसके लिए यूज हो रहा था, अशोक के लिए। ठीक है गाइस, देखो अभिलेखों का मतलब तो मैंने आपको समझा ही दिया है सिंपली। अभिलेख अगर आपसे कोई पूछे कि अभिलेख कोई क्यों लिखवाता था, तो जाहिर सी बात है भाई उसने भी अपने जीवन में कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम करा होगा, किसी को कुछ दान में दिया होगा, या फिर अपने बारे में बताने के लिए कोई इसने अच्छा खासा कुछ काम किया होगा। इन्हीं चीजों को बताने के लिए वो लोग अभिलेख जो है लिखवाया करते होंगे। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि अभिलेखों का काल निर्धारण कैसे किया जाता होगा, मतलब कैसे पता किया जाता होगा अभिलेख कब लिखे गए होंगे, कितना पुराना है, तो इन चीजों को जानने के लिए भाई देखो जो अभिलेख लिखवाता था ना, वो क्या होता था, कभी कभार उन अभिलेखों पे तारीख भी लिखवा दिया करता था कि इस तारीख को मैंने ये अभिलेख लिखवाया। जैसे आज के समय में अगर कोई अभिलेख लिखवाएगा तो आज की तारीख डाल दी, तो तारीख अगर उन्होंने डाली होगी तो जाहिर सी बात है पता लग ही जाएगा। अगर तारीख नहीं भी डाली है तो उस वो जो अभिलेख है किस भाषा में लिखा गया है, किस लिपि में लिखा गया है, इससे अंदाजा लगाया जाता था कि वो अभिलेख कितना पुराना होगा। तो देखो जो हमें ज्यादातर अभिलेख देखने को मिलते हैं वो ब्राह्मी लिपि में देखने को मिलते हैं, खरोष्टी लिपि में देखने को मिलते हैं। पर लिपि और भाषा में ना एक अंतर होता है, एक डिफरेंस होता है। जैसे कि आपको आपसे अगर पूछा जाए कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है, तो आपको पता ही होगा हिंदी भाषा की लिपि क्या है, देवनागरी लिपि। ऐसी पंजाबी भाषा की लिपि क्या है, वो है हमारी गुरुमुखी। देखो सिंपली लिपि जो है ना वो भाषा को लिखने का तरीका है। जैसे कि हिंदी भाषा में का खा गा ये होते हैं ना, ये लिपि है, ये अक्षर जो है ये लिपि है। तो इस समय के समाज में जो लिपि यूज हुई थी वो थी हमारी ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि। लेकिन जो भाषा थी, ब्राह्मी लिपि की भाषा क्या थी, प्राकृत भाषा। इस समय के समाज के अंदर अगर आपसे पूछे कि कौन सी भाषा बोली जाती थी, तो प्राकृत भाषा बोली जाती थी। प्राकृत भाषा वो थी, वो जन सामान्य की भाषा थी, मतलब आम लोग जो है उसे बोला करते होंगे। जैसे आज के समय की जन सामान्य की भाषा कौन सी है, हिंदी। हिंदी ही क्यों, कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो हिंदी ही समझते हैं, इस कारण से जन सामान्य की भाषा हिंदी है। इसके साथ साथ तमिल भाषा, पाली भाषा, संस्कृत भाषा, ये भाषाएं भी बोली जाती थी, लेकिन इनमें ज्यादा कोई अभिलेख लिखे हमें देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, ये था आपका पहला टॉपिक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल क्यों माना जाता है। मतलब आपसे सिंपली ये पूछा जा रहा है कि जो 6वीं सेंचुरी का टाइम पीरियड है इसमें ऐसा क्या चेंजेस आया, क्या बदलाव आया जो इसे इतना इम्पोर्टेंट माना जाता है। देखो गाइज आपका इस पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ऐसे ही कि इसे क्यों परिवर्तनकारी काल माना जाता है, या फिर इसका क्या महत्व, ऐसा क्या महत्वपूर्ण घटना इसमें घटी होंगी जो इसे इतना परिवर्तनकारी काल माना जाता है, ये चीजें आपसे पूछ ली जाती है। तो देखो मैंने जो पॉइंट बता रखे हैं यही पॉइंट आपको बताने आपके एग्जाम में, आपको इसके पूरे नंबर आसानी से मिल जाएंगे। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो हमारा प्रारंभिक राज्यों का उदय। देखो इस समय के समाज में क्या होता है ना, पहले जनपदों का उदय होता है। अब ये जनपद, आप सोचोगे जनपद क्या होता है, तो जनपद सिंपली मान लो ये एक जगह है, यहाँ पे बाहर से लोग आए और ये लोग आके यहाँ पे बस गए। तो अभी ये लोग यहाँ पे बस गए, अपना इन्होंने निवास स्थान बना दिया, अपना घर बनाया, यहाँ पे इन्होंने खेती करना स्टार्ट कर दिया, यहाँ पे पूरा अपना एक रहन सहन इन्होंने एक व्यवस्था यहाँ पे पूरी बना दी। तो ये हमारा क्या हो गया, जनपद हो गया। और इसी जनपद का जो और डेवलप रूप था और विस्तृत रूप था वो हमारा महाजनपद था। तो इसी 6वीं सेंचुरी में हमें क्या देखने को मिलता है कि महाजनपदों का उदय होता है। अब बड़े बड़े नगरों का उदय होने लग गया था, बड़े बड़े राज्यों का उदय होने लग गया था, जिसमें कि मगध, कोसल, वत्स, अवंती, ये कुछ प्रमुख नगर थे। ये राज्य क्या कर रहे थे, एक अपनी राजनीतिक शक्ति बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, एक सेना इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे थे, एक अपना पूरी प्रशासनिक ढांचा जिसके अंदर पूरी मंत्री परिषद हुई करेगी, जिससे लोगों पे कंट्रोल कर सकेंगे, एक पूरा शासन चला सकेंगे।
इस तरीके की चीजें बनाने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, सेकंड पॉइंट था हमारा नगरों का विकास। देखो इस समय के समाज में अब भाई हम जनपदों का उदय हुआ, फिर महाजनपद बने, तो जाहिर सी बात है लोगों ने भाई कृषि की होगी, क्योंकि कृषि करेंगे, फसल उगाएंगे, फिर उसका व्यापार किया होगा, शिल्प कला का उन्होंने विकास किया होगा। इन सारी चीजों के थ्रू क्या हो रहा था, नगरी जीवन का विकास होने लग गया था। जो लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा नगरों में आके बसने लगे थे, क्योंकि नगरों की जो फैसिलिटीज थी, सुविधा थी, वो गांवों के मुकाबले बहुत अच्छी हुआ करती थी। नगरों के अंदर खाने पीने की व्यवस्था हुआ करती थी, काम का रोजगार हुआ करता था। इन सारी चीजों के कारण नगर जो है वो धीरे धीरे करके ज्यादा से ज्यादा संख्या में डेवलप होने लगे थे। जो राजधानियां हुआ करती थी, जो व्यापारिक नगर हुआ करते थे, वहीं से सारी इकोनॉमी, वहीं से सारी आर्थिक गतिविधियां जो है चलने लगी थी। अब वहीं से क्यों? क्योंकि भाई व्यापारिक नगर के अंदर व्यापार होगा, ज्यादा से ज्यादा लोग दूर देशों से लोग कहाँ पर आएंगे? व्यापारिक नगरों में आएंगे। व्यापारिक नगरों से लोग चीजें खरीद कर दूसरे को बेचने जाएंगे। इससे क्या होगा, वहां पे ज्यादा से ज्यादा इनकम जनरेट होगी, पैसा जनरेट होगा। तो वो जो व्यापारिक नगर थे, वो जो राजधानियां थी, वो ज्यादा से ज्यादा समृद्ध होती जा रही थी। इसके अलावा लोहे का प्रयोग बढ़ा। देखो लोहा जो है वो इस समय में देखने को मिलता है कि लोहे के बारे में लोग जानते थे। अब लोहे मिलने से क्या हुआ, लोहे से बहुत सारी धातुएं बनाई जाने लगी, बहुत सारे औजार बनाए जाने लगे, बहुत सारे हथियार बनाए जाने लगे। हथियारों का यूज बेसिकली युद्ध में किया करते थे। ऐसे उपकरण बनाए जाने लगे जिससे खेती करने में आसानी हो सकती थी, जैसे कि लोहे के हल बनाने लग गए। इससे क्या हुआ, खेती में आसानी मिली, फसल जो है वो अच्छी होने लगी। तो इसका भी काफी फायदा हुआ। इसके अलावा तेजी से सिक्कों का प्रचलन बढ़ा। तो देखो तेजी से सिक्कों का प्रचलन का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, देखो पहले क्या होता था ना, जब सिक्के नहीं हुआ करते थे, जब पैसे जैसी की चीज ही नहीं थी, तो लोग ना वस्तु विनिमय किया करते थे। वस्तु विनिमय क्या होता है आगे सोचोगे, तो मान लो मुझे किसी से कोई चॉकलेट खरीदनी है, मेरे पास पैसे जैसी कोई चीज नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास कोई जरूरी चीज होगी, जैसे कि मेरे पास एक 10 का पेन पड़ा है, अब मुझे किसी से कुछ चॉकलेट चाहिए, मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपना वो 10 वाला पेन उसे दे दूंगा और उससे वो चॉकलेट ले लूंगा। तो इस तरीके से चीजों का लेन देन हुआ करता था, क्योंकि उस समय के समय में पैसे जैसी कोई चीज थी ही नहीं। पर जब सिक्कों का निर्माण हो गया, पैसों का निर्माण हो गया, अब क्या हो रहा था, अब मुझे कोई चीज खरीदनी किसी से, तो मैं उसे पैसे दे दूंगा, उसे खरीद लूंगा। तो इससे क्या हुआ, व्यापार जो है वो और ज्यादा बढ़ने लगा था। ठीक है, इसके अलावा बौद्ध और जैन दार्शनिक का विकास। तो बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये कब डेवलप हुए थे? 6वीं शताब्दी सकुर के आसपास ही डेवलप हुए थे। तो होता क्या है ना, हिंदुइज्म में, हिंदू धर्म के अंदर कुछ कुरीतियां आ जाती है, कुछ गलत चीजें आ जाती है, जिसके कारण क्या होता है, ये जो हिंदू धर्म के लोग थे, वो हमारे हिंदू धर्म को छोड़कर दूसरे दूसरे धर्मों में जाने की कोशिश कर रहे थे, या फिर इन धर्मों से परेशान हो गए थे। तो ऐसे में क्या होता है, नए नए धर्म निकल कर आते हैं, जिसमें बौद्ध धर्म होता है, जैन धर्म होता है। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म की जो लोग थे या फिर जो गुरु थे, वो काफी अच्छी बात करते हैं, जैसे कि सामाजिक समानता की बात करते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्याग की बात करते हैं। इन सारी चीजों की बात करने के कारण क्या होता है, लोग जो है वो इनके इन विचारों से सहमत होते हैं, इनके विचारों से अट्रैक्ट होते हैं, और वो लोग भी इनके साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं। तो मतलब हिंदुइज्म में से छोड़कर नए नए धर्मों में जाने लगते हैं। तो इन विचारधाराओं ने, इन विचारों ने उस समय के जो सामाजिक असमानताएं थी, जो समाज में जो भेदभाव था लोगों के साथ, उस असमानताओं को खत्म करने का प्रयास करा। जो कर्मकांड आधारित जो अंधविश्वास था, उन चीजों को भी खत्म करने की कोशिश करी थी। ठीक है भाई, ये कुछ रीजन थे इस समय के समाज को परिवर्तनकारी काल क्यों माना जाता है, तो ये कुछ उसके रीजंस थे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो आ रहा 16 महाजनपद। देखो महाजनपद का मैंने आपको मतलब समझा ही दिया था। सिंपली जनपद, जनपद जहाँ पे लोग रहा करते थे, निवास करा करते थे, उसे हम जनपद कहा करते थे। उसी जनपद का जो डेवलप रूप था, थोड़ा सा और विस्तृत रूप था, जहाँ से पूरा राजनीतिक व्यवस्था चलाई जाती थी, पूरा प्रशासन चलाया जाता था, उसे हम महाजनपद कहा करते थे। तो देखो मौर्य साम्राज्य के अंदर जो हमें धार्मिक ग्रंथ देखने को मिलते हैं, जैसे कि जो जैन धर्म के ग्रंथ देखने को मिलते हैं, जो बौद्ध धर्म के ग्रंथ हमें देखने को मिलते हैं, उसके अंदर हमें महाजनपदों के बारे में बताया गया है। और कितने महाजनपदों के बारे में बताया गया है? 16 महाजनपद। मतलब 16 महाजनपद उस समय के समाज में रहे होंगे। जैसे आज के भारत में 28 राज्य हैं, उस समय के समाज में, उस समय के भारत में 16 महाजनपद जो है वो रहे होंगे। इसमें भी कौन कौन से मेन है, जैसे कि बज्जी है, मगध है, कौशल है, कुरु है, पांचाल है, गांधार है, अवंती है। ये कुछ मेन महाजनपद जो है वो रहे होंगे उस समय के समाज में। जैसे कि मैंने यहाँ पे फोटो भी लगा रखी है, ये कुरु देख सकते हैं आप, ये बज्जी देख सकते हैं, ये कौशल देख सकते हैं, ये अवंती देख सकते हैं, ये गांधार देख सकते हैं। ये सारे जो कुछ इस समय के समाज के मेन महाजनपद जो है वो रहे होंगे। ठीक है,
देखो अब महाजनपद पे भाई कोई भाई इतनी बड़ा शक्तिशाली केंद्र है, यहाँ पे यहाँ पे पूरी राजनीतिक व्यवस्था चलाई जाती है, पूरा प्रशासन चलाया जाता है, तो जाहिर सी बात है भाई इन महाजनपदों को कोई राजा शासन करता हुआ है ना, तो महाजनपदों पे तो राजा शासन किया करते थे। पर कुछ महाजनपद हमें ऐसे भी देखने को मिलते हैं ना, जहाँ पे कि राजा वाजा शासन नहीं किया करते थे, वहां पे बेसिकली सभी लोग मिलकर शासन किया करते थे। तो ऐसे महाजनपदों को हम गण या फिर संघ कहा करते थे, ठीक है। और इसी तरीके के महाजनपदों से भी महावीर और भगवान बुद्ध जो है वो बिलोंग किया करते थे, मतलब ऐसी ऐसी महाजनपदों से महावीर और जो बुद्ध है वो लोग भी आया करते थे, ठीक है भाई। अब हर महाजनपद की अपनी एक राजधानी हुआ करती थी भाई, देखो जाहिर सी बात है, जैसे आज के समय में देखते हैं हर राज्य की अपनी एक राजधानी होती है ना, तो उस समय के समाज में भी हर महाजनपद की एक राजधानी हुआ करती थी, जिसको चारों तरफ से किले से घेरा जाता था। भाई देखो राजधानी जो है तुम्हारी मेन है, अगर इसे किसी दुश्मन ने कब्जा कर लिया तो पूरे राज्य पर कब्जा कर लेगा। तो ऐसे में इसकी सुरक्षा जो है सबसे ज़्यादा की जाती थी। ऐसे में इस राजधानी को चारों तरफ से किले से घेर दिया जाता था। इसके अलावा यहाँ पे चारों तरफ सैनिक खड़े कर दिए जाते थे कि कोई इस पे हमला ना कर दे। इसकी रक्षा जो है बहुत ज़्यादा की जाती थी। देखो कुछ और भी विकास हुए, कुछ अन्य विकास भी हुए, जैसे कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में क्या हुआ, ब्राह्मणों ने संस्कृत भाषा में धर्मशास्त्र लिखना स्टार्ट कर दिए। अब ये धर्मशास्त्र क्या है? तो देखो उस समय के समाज में ना कुछ नियम कायदे कानून जो है वो आम जनता के लिए और राजाओं के लिए लिखे गए होंगे ब्राह्मणों द्वारा, तो उन्हीं नियम कायदे कानूनों को धर्मशास्त्र कहा जाता था। इन नियमों को सभी लोग फॉलो किया करते थे। ऐसे में क्या हुआ करता था ना, शासकों से राजाओं से ये उम्मीद की जाती थी या अपेक्षा की जाती थी कि वो लोग व्यापारियों से, किसानों से, शिल्पकारों से टैक्स वसूला करेंगी। राजा का काम क्या था? टैक्स वसूलना और उनकी रक्षा करना। देखो इसके अलावा संपत्ति अर्जन के बारे में बताया गया है कि संपत्ति अर्जित कैसे की जाती होगी। तो इसके बारे में जो चीज बताई गई है वो मैं ये बताई गई है कि अगर किसी राजा को अपनी संपत्ति अर्जित करनी है, तो पैसे वैसे कमाने हैं अपने साम्राज्य के लिए, अपने राज्य के विस्तार करने के लिए, तो ऐसे में तुम क्या करो, दूसरे राज्य पर कर दो हमला, कर दो अटैक, और उसका जो सारा धन वन है, जो संपत्ति है या फिर वहां पे जो भी चीजें हैं, उन सबको लूट कर अपने राज्य में ले आओ। मान लो ये एक राज्य है और एक राज्य ये है, ये राज्य बहुत समृद्ध है, बहुत पैसे वाला है, बहुत सब कुछ है यहाँ पर, और ये जो राज्य है भुखमरी से मरा हुआ है, यहाँ पे कुछ नहीं है खाने पीने को। तो ऐसे में ये राज्य क्या करेगा, ये राज्य जाएगा अपनी सेना को थोड़ा बहुत इकट्ठा कर कर इस राज्य पे क्या करेगा, अटैक कर देगा, हमला कर देगा, और इस राज्य के जो सोना है, जो चांदी है, जो भी चीजें हैं, खाने पीने की चीजें, सब कुछ वहां से उठाकर अपने साम्राज्य में ले आएगा। ये तरीका हुआ करता था धन संपत्ति प्राप्त करने का। इसके साथ साथ क्या होता है, कुछ राज्य क्या हुआ करते हैं, जो महाजनपद हुआ करते थे, वो एक स्थायी सेना का निर्माण करने लगता है। क्योंकि पहले के समय क्या हुआ करता था कि किसी भी राजा के पास, किसी भी नगर के पास कोई स्थायी सेना नहीं हुआ करती थी, कोई फिक्स सेना नहीं हुआ करती थी, इनके पास कोई आर्मी नहीं हुआ करती थी। पर अब क्या हो रहा था, बदलाव हो रहा था, चेंजेस हो रहे थे। तो ऐसे में जनपद जो है, महाजनपद जो है, एक स्थायी सेना का निर्माण करते हैं, एक मंत्री परिषद का निर्माण करते हैं, एक नौकरशाही का निर्माण करते हैं, जो पूरा इनका काम करेगी। जबकि इसके अलावा ऐसे ऐसे भी बहुत से राज्य थे जिनके पास कोई स्थायी सेना नहीं हुआ करती थी, वो अभी भी कृषक वर्ग के ऊपर या फिर किसानों के ऊपर ही निर्भर हुआ करते थे। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है 16 महाजनपदों में प्रथम मगध। देखो भाई 16 महाजनपदों में ना सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है, सबसे ज्यादा जो जरूरी है ना, वो हमारा मगध ही है। इसके ऊपर आपको क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि मगध का इतना इंपॉर्टेंट होने का, इतना महत्वपूर्ण होने के पीछे का क्या रीजन है। तो देखो 6वीं से लेकर 4वीं शताब्दी तक ना मगध जो है वो उस समय में सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो है वो बना रहा था। आपसे एक एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या थी, मतलब स्टार्टिंग में मगध की राजधानी क्या हुआ करती थी। तो इसका आंसर होगा राजगाह। इसका मतलब भी पूछ लिया जाता है, इसका सिंपल सा मतलब है राजाओं का घर। परंतु 4वीं शताब्दी में क्या होता है, इसकी राजधानी को चेंज कर दिया जाता है। अब इसकी राजधानी क्या हुई थी, पाटलिपुत्र। वर्तमान में अगर आपसे पूछा है कि इसकी वर्तमान में राजधानी क्या थी, तो पाटलिपुत्र थी। और अगर पहले की राजधानी क्या थी, तो वो थी राजगाह। पाटलिपुत्र जो है वो आज के समय में पटना है, जो बिहार की राजधानी है, ठीक है। और जो हमारा ये मगध है, ये भी बेसिकली बिहार ही है। मैंने मैप भी लगा रखा है, ये वाला हिस्सा जो है मगध है, ये बेसिकली आज के समय का बिहार है। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मगध इतना शक्तिशाली क्यों था भाई, ऐसे क्या रीजन थे, ऐसे क्या कारण थे जिसके कारण जो मगध है वो हमारा इतना शक्तिशाली था। और देखो इसका सबसे पहला जो कारण है ना, वो है इसकी भूमि का अत्यंत उपजाऊ होना। तो देखो जो हमारा मगध है ना, वो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ था। यहाँ की जो मिट्टी है वो काफी जलोढ़ मिट्टी थी, मतलब काफी उपजाऊ मिट्टी हुआ करती थी। यहाँ पे खेती जो है काफी आसान हुआ करती थी। यहाँ पे अगर कोई खेती करता तो फसल उसकी काफी उपजाऊ हो जाया करती थी। यहाँ पे जो वर्षा है वो भी अच्छे खासी हुआ करती थी।
जिस कारण से यहाँ पे खेती करने में कोई भी दिक्कत किसी को नहीं हुआ करती थी। और खेती अच्छी हुआ करती थी तो फसल अच्छी हुआ करती थी, फसल अच्छी हुआ करती थी तो उसे बेचकर अच्छा खासा पैसा जो है वो जो लोग किसान हुआ करते होंगे समय के समाज में वो कमाया करते होंगे। तो यहाँ पे आर्थिक समृद्धि जो है हमें देखने को मिलती है, ठीक है। इसके अलावा लोहे की खदानें, देखो झारखंड जो है वो भी पहले बिहार की पार्ट था और बिहार को पहले हम क्या कहते थे, मगध। तो भाई यहाँ पर ना हमें लोहे की खदानें भी देखने को मिलती हैं। अब लोहे की भाई खदानें हैं तो जाहिर सी बात है, हाँ इन्होंने लोहे का बहुत यूज किया होगा, लोहे के हथियार बनाए होंगे, लोहे के बहुत सारे उपकरण बनाए होंगे। उन हथियारों का यूज इन्होंने सेना के लिए हथियार बनाने में किया होगा। इसके अलावा खेती के लिए उपयोगी जो कुछ औजार होते हैं जैसे कि लोहे के हल, इस तरह की चीजों का भी इन्होंने निर्माण किया, जिससे इनकी एक सेना की व्यवस्था भी हो गई, एक सेना का निर्माण भी हो गया और इसके साथ साथ खेती में भी काफी सहायता मिली। इसके अलावा आसपास के जंगलों का होना, तो देखो जंगलों ने भी इनकी काफी हेल्प करी है, इनको विकसित करने में, इनको डेवलप करने में मगध को। अब जंगलों ने कैसे हेल्प कर दी भाई, देखो जंगलों के अंदर से ना काफी संसाधन मिले। अब संसाधन क्या मिले, लकड़ियां मिली। अब लकड़ियों से भाई बहुत सारी चीजें बनाया करती थी, लकड़ियां भी बहुत सारे औजार बनाने में काम आया करती थी, भवन बनाने में। इसके अलावा ईंधन के रूप में भी लकड़ी का यूज किया जाता था। जैसे आज के समय में तो गैस होती है, हम तुरंत माची जाते हैं और गैस खोली और उसमें आग लगाई, गैस चालू हो गई। और उस समय के समाज में गैस थोड़ी हुआ करती थी, तो उस समय वो लोग क्या करेंगे, वो भी तो लोग खाना वाना पकाएंगे, आग तो जलाएंगे, तो ऐसे में लकड़ी का यूज किया करते थे ईंधन के रूप में। इसके अलावा इन्हें जंगलों से इन्हें हाथी मिल जाया करते थे, ये लोग हाथी का यूज क्या करते थे, युद्ध के लिए। तो जंगलों ने भी इनकी काफी सहायता की है इनके डेवलप होने में, इनके इनके शक्तिशाली बनाने में। इसके अलावा गंगा और उसकी उपनदियां, देखो गंगा नदी और इसकी जो सहायक नदियां हुआ करती थी, उन नदियों ने यहाँ पे एक तो जल की पूर्ति कर दी, मतलब यहाँ पे सिंचाई के लिए पानी की कोई कमी नहीं थी। ये जो नदियाँ थी ना, ये ट्रांसपोर्ट में भी सहायता करा करती। ट्रांसपोर्ट में कैसे, जैसे आज के समय अगर आपको कोई माल कहीं पे पहुँचाना है तो आप क्या करोगे? ज़ाहिर-सी बात है, कोई ट्रक बुक करोगे, गाड़ी बुक करोगे और उसके थ्रू अपना सामान कहीं दूसरी जगह भेजोगे। और उस समय के समाज में तो ऐसी चीज़ें नहीं हुआ करती होंगी ना, पर बिज़नेस तो उन्हें भी करना है, व्यापार तो उन्हें भी करना है, तो वो लोग क्या करेंगे? तो वो लोग नदी का यूज़ किया करते थे परिवहन के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए। इससे क्या हुआ? इससे इनका व्यापार बढ़ा, कृषि बढ़ी और जो सैनिक गतिविधि थी, वो भी बढ़ने लगी। अब इसके अलावा एक और जो इसका सबसे मेन रीज़न है, वो है इसके महत्वाकांक्षी शासक। भाई जो ये वाला जो रीज़न है, ये मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है। भाई इसके जितने भी राजा हुए हैं ना इस मगध के अंदर, वो सारे एक से बढ़ के एक निकले हैं। जैसे कि मगध का जो राजा बिंबिसार था, उसका बेटा अजातशत्रु, इसके अलावा महापद्मानंद, ये मगध में जितने भी राजा हुए, वो सारे एक से बढ़ के एक निकले। क्यों? क्योंकि इन्होंने ऐसी-ऐसी नीतियाँ बनाई जिससे इनका जो साम्राज्य था, इनका जो राज्य था, वो डेवलप हुआ और विकसित हुआ। तो यहाँ के राजा भी काफ़ी अच्छे थे, जिस कारण से मगध जो है एक शक्तिशाली राज्य बनकर उभरा था। ठीक है भाई, ये था इसकी शक्तिशाली होने का कारण। देखो अब जो हमारा टॉपिक है वो हमारा मौर्य साम्राज्य का प्रशासन। देखो आपने जनपद के बारे में पढ़ा, महाजनपद के बारे में पढ़ा, मगध के बारे में पढ़ा, अब उसके राजाओं के बारे में पढ़ेंगे अब हम। देखो मगध का राजा था धनानंद। चंद्रगुप्त मौर्य का अगर आपने नाटक भी आता था, अगर आपने वो भी देखा हो तो आपको इसके बारे में पता ही होगा, ठीक है। धनानंद जो था ना, एक खराब राजा था, एक बेकार राजा था, पियक्कड़ टाइप का था, ठीक है। तो इस धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य अपने गुरु चाणक्य या फिर जिसे हम विष्णुगुप्त या फिर कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं, इनकी सहायता से मिलकर इस धनानंद को हरा दिया और मगध के ऊपर अपना कब्जा कर लिया, अपना कंट्रोल कर लिया। और किस साम्राज्य की स्थापना कर दी? मौर्य साम्राज्य की, जो भारत का एक महान साम्राज्य कहलाया आज के समय में भी। इसके अलावा जो चाणक्य थे, उन्होंने अर्थशास्त्र नाम की एक बुक भी लिखी थी, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देखो अब मौर्य साम्राज्य का प्रशासन थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र हमें देखने को मिलते हैं। अब ये 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र क्या है? देखो मेनली ना यहीं से इनका पूरा शासन व्यवस्था जो है चला करती थी। यहीं से ये लोग राजपाट अपना किया करते थे। अब वो कौन-कौन से थे? तो देखो सबसे मेन जो राजधानी है पाटलिपुत्र, इसके अलावा 4 अन्य प्रांतीय केंद्र थे, जिसमें हमारा तक्षशिला आता है, उज्जैनी आता है, तोसील आता है और स्वर्णगिरी आता है। देखो जो तक्षशिला था, उज्जैनी था, ये दोनों व्यापार वाले मार्गों पे बसे होते हैं। व्यापार वाले मार्गों पे कैसे, मान लो एक रास्ता है जहाँ से ज़्यादा लोग जो है व्यापार के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे जाया करते होंगे। तो मान लो यहाँ पे हमारा तक्षशिला बस गया, यहाँ पे हमारा उज्जैनी है, यहाँ बस गया। तो ऐसे में अगर इन लोगों को व्यापार के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है, तो ऐसे में इन राज्यों को उन्हें टैक्स देना पड़ेगा। अगर वो टैक्स नहीं देंगे, तो ये लोग उन्हें आगे नहीं जाने देंगे। तो ऐसे में ये जो राज्य हुआ करते होंगे, टैक्स वसूला करते होंगे। और इसके अलावा जो हमारा स्वर्णगिरी है, ये कर्नाटक में स्थित था और यहाँ पे हमें सोने की खदानें देखने को मिलती है कि यहाँ पे बहुत सारा सोना जो है वो खदानों में पाया जाता था। इसके अलावा विशाल साम्राज्य था। मौर्य साम्राज्य के बारे में आपको पता ही होना चाहिए कि मौर्य साम्राज्य भारत का सबसे विशाल साम्राज्य रहा है अपने समय का। आज का भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान तक इसकी सीमाएं जो है मौर्य साम्राज्य की फैली हुई थी। इसके अलावा परिवहन और संचार, देखो इस साम्राज्य के अंदर जो परिवहन है ना,
वो भूमि के द्वारा भी हुआ था, मतलब भूमि मार्ग के द्वारा भी हुआ करता था और नदियों के द्वारा भी हुआ करता था। जैसे मैंने आपको बताया था, इसमें अगर ट्रांसपोर्ट का सिस्टम जो है वो नदी के थ्रू भी लोग क्या करते थे, और अगर भूमि के थ्रू जाना है किसी को बैलगाड़ी पे या घोड़े के सहारे, इस तरीके से भी कर सकते थे वो लोग। नॉर्मली अगर किसी व्यक्ति को राजधानी से प्रांत तक जाना है तो उसे कई सप्ताह लग जाया करते थे, कई महीने भी लग जाया करते थे। तो ऐसे में यात्रियों की रक्षा करने के लिए, यात्रियों के खाने-पाने की व्यवस्था करने के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएँ जो है वो की जाती थी। ठीक है गाइज़, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मौर्य साम्राज्य की जानकारी के स्रोत। तो देखो, अब आपसे ये कोई पूछे कि मौर्य साम्राज्य के बारे में हमें पता कहाँ से लगता है? ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए ना, कि कैसे पता लगता है मौर्य साम्राज्य के बारे में? तो देखो, मौर्य साम्राज्य की जानकारी हो या किसी भी साम्राज्य की जानकारी हो, किसी भी चीज़ की जानकारी के ना 2 तरीके के स्रोत हमें मिलते हैं। एक वो स्रोत होते हैं जो पुरातात्विक स्रोत होते हैं, जिसके अंदर हमें कोई पुराना भवन मिल गया, कोई स्तूप मिल गया, कोई गुफाएँ मिल गई, कोई मिट्टी के बर्तन मिल गए, कोई मूर्तियाँ मिल गई, कोई सिक्के मिल गए, कोई अभिलेख मिल गए। इस तरीके की जो चीज़ें होती है ना, इसे हम पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। तो हमें मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी मिली हैं, जिसमें मूर्तियाँ, बर्तन, मिट्टी के सिक्के, अभिलेख, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। इसके अलावा जो अन्य स्रोत होते हैं, वो होते हैं हमारे साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में वो लिखित स्रोत होते हैं, जैसे कोई धार्मिक कोई लिखित ग्रंथ मिल गया, जिसके अंदर कौन से ग्रंथ आते थे? ब्राह्मण ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ, अर्थशास्त्र जो कि कौटिल्य की है, मैंने आपको बताया था, जिसे हम चाणक्य भी कहते हैं। इस अर्थशास्त्र के अंदर बेसिकली है क्या? इसके अंदर उन्होंने शासन व्यवस्था के बारे में बताया, राजनीति के बारे में बताया है, सैन्य व्यवस्था के बारे में बताया, सैन्य नीति के बारे में बताया। इसके अलावा अर्थव्यवस्था के ऊपर भी इन्होंने बात की है। इसके अलावा इंडिका मिली है। इंडिका किसके द्वारा लिखी गई थी? ये आपसे पूछ लिया जाता है, तो ये मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई थी, जो कि यूनान के एक राजा का दूत था। ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और यहीं पर बस गया था। इसने भी मौर्य साम्राज्य के बारे में बहुत सारी चीजें अपनी बुक के अंदर बताई है। ठीक है, तो ये इसकी जानकारी के स्रोत थे। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा अशोक के अभिलेखों का महत्व और धम्म। देखो, अशोक के में बहुत सारे अभिलेख देखने को मिलते हैं। अशोक जो था, हमारा अशोक बहुत ही महान सम्राट था। मौर्य वंश का सबसे महान सम्राट अगर कहा जाता है तो वो अशोक को कहा जाता है। भारत का भी सबसे महान सम्राट अगर किसी को कहा जाता है तो वो अशोक को ही कहा जाता है। अशोक ही वो पहला राजा था जिसने अपने संदेशों को, अपने विचारों को पत्थर पर, स्तंभों पर खुदवाकर सीधा जनता तक पहुंचाने की कोशिश जो है वो की थी। इसके जो हमें अभिलेख देखने को मिलते हैं वो हमें प्राकृत भाषा में देखने को मिलते हैं और इसके अलावा ब्राह्मी लिपि में देखने को मिलते हैं। अगर आपको कोई लिपि पूछे तो ब्राह्मी, और अगर भाषा पूछे तो प्राकृत। और हमें कुछ स्थानों पे ये भी देखने को मिल रहा है कि कुछ अभिलेख जो है खरोष्ठी लिपि में भी देखने को मिलते हैं, अरामाइक भाषा में देखने को मिलते हैं, ग्रीक भाषा में भी देखने को मिलते हैं। क्योंकि भाई ये जो अशोक था ना, ये अपने विचारों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुँचाने की कोशिश करना चाह रहा था। तो ऐसे में जहाँ जौन-सी भाषा बोली जाती थी, इसने वहाँ उसी भाषा में अभिलेख अपने लिखवा दिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की थी। इन अभिलेखों के अंदर अशोक के शासन के बारे में, अशोक की नीतियों के बारे में, अशोक के जीवन दर्शन के बारे में जानकारी हमें देखने को मिलती है। अभिलेख कहाँ पे लिखवाए गए थे? देखो, जो बहुत बड़ी-बड़ी प्राकृतिक चट्टानें हुआ करती थी, उन चीज़ों पे अशोक अभिलेख अपने लिखवाया करता था। इसके अलावा कुछ चमकदार पॉलिश किए हुए पत्थर हुआ करते थे, मान लो स्तंभ जैसा, इस स्तंभ के ऊपर कुछ लिखवा दिया। इस तरीके की चीज़ों के ऊपर वो अपने अभिलेख लिखवाया करता था। देखो, अशोक का धम्म, ये धम्म क्या है? देखो, धम्म जो है प्राकृत भाषा का एक शब्द है जिसका सिंपल सा मीनिंग होता है धर्म। ठीक है? अशोक ने अपने शासन व्यवस्था में कुछ ऐसे नियम, कायदे, कानून बनाने की कोशिश करी, जिनको जो व्यक्ति फॉलो करेगा वो इस संसार में भी सुखी रहेगा और अपने आने वाले जीवन में भी खुश रहेगा। और इस धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने कुछ व्यक्तियों को नियुक्त किया कि ये जो व्यक्ति क्या करेंगे, इस धर्म का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में प्रचार प्रसार करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस धर्म के बारे में बताएँगे, इस धर्म का महत्व जो है वो समझाएँगे। अब वो क्या-क्या नियम थे, क्या-क्या चीज़ें थी, इन चीज़ों को समझ समझ लेते हैं। देखो, धर्म की विशेषता पूछी जाए या धर्म क्या था, तो उन सब चीज़ों में आप यही चीज़ बता सकते हैं। तो इस धम्म के अंदर बड़ों का सम्मान और अपने से छोटों के साथ उचित व्यवहार करने की बात की गई थी। सत्य बोलना और ईमानदारी से जीवन जीने की बात की गई थी। विद्वानों और ब्राह्मणों के प्रति हमें सहानुभूति रखनी चाहिए, इस चीज़ के बारे में बताया गया था। अहिंसा का संदेश दिया उन्होंने और सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, ये चीज़ें बताई। और दासों और सेवकों के प्रति हमें दयालु होना चाहिए, इन चीज़ों के बारे में बताया था। मतलब उन्होंने कुछ ऐसे नैतिक विचार बताए, ऐसे नैतिक काम बताए जिसको जो व्यक्ति फॉलो करेगा, जो व्यक्ति इस चीज़ को मानेगा, समझेगा, वो इस जन्म में भी खुश रहेगा और अपने आने वाले जीवन में भी खुश रहेगा। ठीक है गाइस, आई होप आपको धम्म का मतलब आसानी से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य साम्राज्य में सैनिक गतिविधियां। सेल्यूकस नाम का एक राजा हुआ करता था, जिसका दूत जो है वो था मेगास्थनीज, जो भारत आता है मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में और वहीं पे हमेशा के लिए बस जाता है। और उसके द्वारा कौन सी बुक लिखी गई थी? इंडिका।
उस इंडिका बुक के अंदर वो मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के बारे में बताता है, मौर्य साम्राज्य के बारे में बताता है, वहाँ की राजनीतिक चीज़ों के बारे में बताता है। ऐसे में वो वहाँ की सैनिक गतिविधि के बारे में बताता है कि वहाँ की सेना किस प्रकार की हुआ करती थी। तो देखो सीधी-सी बात है, सेना किस लिए यूज़ की जाती होगी? सुरक्षा के लिए, और जो लंबी यात्राएँ हुआ करती थी, वहाँ पे व्यवस्थाएँ बनाने के लिए सेनाओं का यूज़ किया जाता था। मेगास्थनीज के अनुसार क्या होता है, सैनिक गतिविधि के संचालन के लिए एक समिति हुआ करती थी और 6 उपसमितियाँ हुआ करती थी। अब वो कौन-सी उपसमितियाँ थी, उन सारी चीज़ों को हम समझेंगे। उन 6 उपसमितियों में जो हमारी पहली थी, वो थी हमारी नौसेना संचालन समिति। तो देखो, नौसेना क्या, जैसे आज के समय में नेवी हुआ करती है ना, उसी तरीके से उस समय के साम्राज्य में नौसेना समिति हुआ करती थी, जो समुद्र के अंदर उस साम्राज्य की रक्षा किया करती होगी। इसके अलावा यातायात और खान-पान व्यवस्था, तो देखो, सेना के लिए सड़कों के रख-रखाव, मतलब सेना जिस सड़क से जाएगी, जिस जगह से जाएगी, उस जगह का, उस सड़क का सही तरीके से निर्माण कराना, इन चीज़ों को देखने के लिए, परिवहन साधनों की उपलब्धता कराने के लिए, परिवहन साधन क्या होते हैं? गाड़ी-घोड़ा, बैलगाड़ी, इन चीज़ों की उपलब्धता कराने के लिए, भोजन की पूर्ति कराने के लिए भी कुछ समितियों की हमें आवश्यकता पड़ती थी, जिसको हम यातायात या फिर खान-पान व्यवस्था की समिति कहा कर। अब पैदल सैनिक हुआ करते थे। पैदल सैनिक कौन से? भाई सिंपली नॉर्मल जो पैदल सैनिक हुआ करते थे, इस तरीके के सैनिक हुआ करते थे, जो मेनली युद्ध किया करते थे। इसके अलावा अश्वारोही सैनिक हुआ करते थे, कुछ रथारोही सैनिक हुआ करते थे और कुछ हाथी दल सैनिक हुआ करते थे। देखो, इन उपसमितियों के अलावा भी कुछ और भी उपसमितियाँ हुआ करती थी, जो खान-पान की व्यवस्था देखा करती थी, या कोई सामान ढोने के लिए बैलगाड़ियों का प्रबंध कराना, सैनिक के लिए भोजन का प्रबंध कराना, जानवरों के लिए चारे का प्रबंध कराना, सैनिकों की देखभाल के लिए सेवकों का प्रबंध कराना, इन सारी चीज़ों को भी बहुत सारी समितियाँ देखा करती थी। इसके अलावा भी कुछ अलग उपसमितियाँ हुआ करती थी, ठीक है? अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, वो है हमारा मौर्य साम्राज्य का महत्व। मतलब इस साम्राज्य का महत्व क्या था? ये साम्राज्य इतना इम्पोर्टेंट क्यों था, क्या था? इस चीज़ को समझेंगे अपने इस टॉपिक के अंदर। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, वो है हमारा अखंड भारत। देखो, मौर्य साम्राज्य जो है ना, वो भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य था। इसके अंदर हमें आज का भारत देखने को मिलता है, पाकिस्तान देखने को मिलता है, अफ़गानिस्तान देखने को मिलता है, बांग्लादेश देखने को मिलता है, जिससे हमें पता लगता है ये जो साम्राज्य है, कितना बड़ा साम्राज्य रहा होगा। इसके अलावा एक चीज़ और देखने को मिलती है, उतने बड़े साम्राज्य के ऊपर एक जगह से शासन किया जा रहा होगा, एक जगह से रूल किया जा रहा होगा, एक ही राजा इस पूरे साम्राज्य को कंट्रोल कर रहा होगा। तो एक राजनीतिक एकता देखने को मिलती है, एक केंद्रीकृत शासन देखने को हमें मिलता है। इसके अलावा मूर्तिकला देखने को मिलती है। देखो, इस साम्राज्य की जो मूर्तिकला थी ना, वो भी बहुत बढ़िया थी, बहुत ही अलग लेवल की थी। विशेषकर जो हमें अशोक स्तंभ देखने को मिलते हैं, जो सिंह स्तंभ देखने को मिलते हैं, चमकदार पॉलिश की जाने वाली पत्थर की मूर्तियाँ देखने को मिलती है। ये सब क्या है? ये भारत की कला का एक अलग ही लेवल का उदाहरण है, एक अलग लेवल का एग्ज़ाम्पल है कि उस समय के समाज में जो मूर्तिकला है, जो आर्ट है, ये कितनी अच्छी रही होगी। इसके साथ-साथ हमें इस काल की कला में ग्रीक लोगों का, फ़ारसी लोगों का और भारतीय शैली के लोगों का सुंदर मिश्रण देखने को मिलता है, कि मतलब जो मूर्तियाँ बनाई जाती थी या फिर जो चीज़ें डिज़ाइन की जाती थी, उसके अंदर ग्रीक लोगों का भी हमें दिमाग देखने को मिलता है, फ़ारसी लोगों का भी दिमाग देखने को मिलता है, उसके साथ भारतीय लोगों का भी दिमाग देखने को मिलता है। मतलब सारी चीज़ें मिक्स करके चीज़ों को बनाया जाता होगा, निर्माण किया जाता होगा। महान शासक अशोक। देखो, अशोक जो है ना, अपने समय का बहुत महान शासक रहा। इसने बहुत युद्ध लड़ा, बहुत ही मतलब तगड़ा राजा था एक समय का। भाई होता क्या है, इसने एक लड़ा युद्ध, कलिंग युद्ध। अब ये कलिंग युद्ध ना, कलिंग जो है वर्तमान समय का उड़ीसा वाला हिस्सा है। भाई कलिंग युद्ध इतना भयानक युद्ध था, इतना डरावना युद्ध था, कि इसके बाद जो अशोक है, ये भी अहिंसा का रास्ता अपना लेता है। मतलब इस कलिंग युद्ध के अंदर भाई लाखों लोग मरे थे, लाखों लोग घायल हो गए थे, लाखों लोगों के घर उजड़ गए थे, लाखों लोगों की पत्नियां विधवा हो गई थी। तो बहुत ही गंदा युद्ध हुआ था। तो ऐसे में भाई इतना सब कुछ देखने के बाद क्या होता है, जो हमारा अशोक है ना, वो अहिंसा का रास्ता अपना लेता है, बौद्ध धर्म को अपना लेता है और शांति के मार्ग पर निकल जाता है। ठीक है? अब भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण काल। देखो, मौर्य काल में जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, जो टैक्स की प्रणाली थी, जो सड़कों का निर्माण कराया गया था, जो सिंचाई की व्यवस्था थी, इन सारी बेसिक चीज़ों पे बहुत ही काम किया गया था। इनका बहुत ही अच्छे लेवल पे डेवलपमेंट किया गया था। ये जो काल है, मौर्य काल, ये भारत के सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक विकास का एक स्वर्ण युग माना जाता है, कि इस समय के समाज में, संस्कृति में बहुत सारी बदलाव आए, राजनीति में बहुत सारे बदलाव आए और आर्थिक विकास में भी बहुत सारे बदलाव हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संबंध और व्यापार। देखो, मौर्य काल का जो व्यापार हुआ करता था ना, वो बहुत सारे देशों के साथ हुआ करता था, जिसमें हमें रोम, मिस्र, श्रीलंका, दक्षिण पूर्व एशिया, इन देशों के साथ देखने को मिलता है कि मौर्य साम्राज्य का व्यापार इन सारे देशों के साथ भी हुआ करता होगा। इसके अलावा बौद्ध धर्म का प्रसार। देखो, अशोक ने बौद्ध धर्म का काफ़ी प्रचार-प्रसार करा। उसने अशोक धर्म का, ये नहीं कि सिर्फ़ भारत के अंदर, भारत के बाहर श्रीलंका, अलग-अलग देशों के अंदर, चाइना-वाइना, बहुत सारे देशों के अंदर
बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार जो उसने किया था। ठीक है, ये था मौर्य साम्राज्य का महत्व। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दक्षिण के राजा और सरदार। अब ये दक्षिण के राजा और सरदार क्या है, पहले आपको समझना होगा सरदार कौन होता है। देखो, जो आपका नेतृत्व करता हो, जो आपका मुखिया हो। जैसे कि मान लो 10 जने हैं, उन 10 जनों का जो लीडर है, जो कैप्टन है, वो कौन है, हमारा सरदार है। तो बस इसी समय के समाज में ना क्या हुआ करता था, दक्षिण का जो हिस्सा करता था, जैसे कि जो हमारा साउथ इंडिया हुआ करता था, वहां पे सरदार लोग हुआ करते थे, राजा वाजा कम हुआ करते थे, वहां पे बेसिकली सरदार हुआ करते थे। ठीक है, सरदार एक शक्तिशाली व्यक्ति होते थे, जिनका पद जो है कभी कभी वंशुगणत हुआ करता था और कभी गैर वंशुगणत हुआ करता था। मतलब वंशुगणत मतलब होता है कि अगर मैं सरदार हूँ तो मेरा बेटा ही सरदार बनेगा, और मेरे बाद उसका बेटा सरदार बनेगा, या फिर मेरे परिवार से सरदार जो वो बनेगा। और गैर वंशोन्नत का मतलब था कि आज अगर मैं सरदार हूँ तो हो सकता है कल तो कोई और सरदार बन जाएगा, परसों कोई और सरदार बन जाएगा। तो मतलब हो सकता है कि वंशोन्नत भी हुआ करता हो और हो सकता है गैर वंशोन्नत भी हुआ करता होगा। इनके समर्थक कौन हुआ करते थे, तो इन्हीं के परिवार के जो लोग हुआ करते थे वो इनके समर्थक हुआ करते थे। देखो, एक क्षेत्र होता है तमिलकम क्षेत्र। अब तमिलकम क्षेत्र के अंदर कौन कौन से जगह आती है, तो आज का जो तमिलनाडु का हिस्सा है, जो आंध्र प्रदेश का हिस्सा है, जो केरल का हिस्सा है, वो इस क्षेत्र के अंदर आते हैं। इन जगहों पे हमें चोल, चेद और पांडे जैसी सरदारियां देखने को मिलती हैं। ठीक है भाई, देखो आप सोचोगे इन राज्यों के बारे में आपको जानकारी कहाँ से मिलती है, तो देखो प्राचीन दक्षिण भारत में जो हमें तमिल संगम साहित्य देखने को मिलते हैं, जो तमिल संगम ग्रंथ देखने को मिलते हैं, इन ग्रंथों के अंदर इन राज्यों के बारे में बताया गया है, इन सरदारों के बारे में बताया गया, जिससे मैं इनके बारे में जानकारी जो है वो मिलती है। तो ये सरदार जो हुआ करते थे ना, वो क्या क्या करते थे, मान लो ये एक व्यापारिक मार्ग है, मतलब यहाँ से जो लोग हैं वो व्यापार करने के लिए एक जगह से दूसरे के पास जाया करते थे। तो ऐसे में जो सरदार हैं या फिर जो राजा हैं, वो यहाँ से इन लोगों से टैक्स वसूला करते थे कि अगर आपको इस जगह पे जाना है तो पहले आपको एक टैक्स देना पड़ेगा, उस टैक्स के बाद ही आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। तो इस टैक्स वसूल के इस पैसे को इकट्ठा करते थे ये लोग, जिससे अपना शासन, अपना समाज, ये अपना राज्य ये चलाया करते होंगे। इनमें हमें सातवाहन और शक राजा जो प्रमुख देखने को मिलते हैं, जो ऐसे टैक्स को वसूला करते होंगे। इन सरदारों के कुछ काम भी हुआ करते थे भाई, अब काम तो करने ही पड़ेंगे ना इन्हें। अब इनके काम क्या थे, तो देखो अनुष्ठानों का संचालन करना। अनुष्ठान क्या मतलब, जो पूजा पाठ से रिलेटेड जो काम किया करते थे उनका संचालन करना, युद्धों का नेतृत्व करना, लड़ाई हो गई है, झगड़े हो गए हैं, कोई विवाद हो गया तो उसे सुलझा देना। सरदार जो है वो अपने अधीन लोगों से, मतलब जो सरदार के गुलाम हुआ करते थे या फिर जो सरदार के नीचे काम किया करते थे, उन लोगों से भेंट लिया करता था, मतलब तोहफे लिया करता था। और उन तोहफों को क्या किया करता था, उनके जो समर्थक है, उनके जो परिवार के लोग हैं, उनमें बाँट दिया करता था। देखो, इन सरदारों के पास कोई सेना-वेना नहीं हुआ करती, मतलब कोई स्थायी सेना नहीं थी, परमानेंट सेना नहीं थी कि मतलब एक पूरी फ़ोर्स इनके साथ हमेशा खड़ी है, इस तरीके से कोई सीन नहीं था। इन्हीं के आस-पास के लोग, इन्हीं के समर्थक, इनके परिवार के लोग जो है इनका सेना का काम किया करते होंगे। ठीक है भाई, ये था इन सरदारों का काम। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, वो है कुषाण शासक या फिर डेबिक राजा। भाई देखो, ये जो हमारे कुषाण शासक है ना, ये भाई बहुत ही अलग लेवल के राजा थे। ये सोचते थे कि हम जो है ना, हम ही भगवान हैं। इस तरीके से सोचते थे अपने आप को। ये अपने आप को देवताओं से जोड़ने की कोशिश किया करते थे। और ये मैं कैसे कह रहा हूँ कि अपने आप को देवताओं से जोड़ने की कोशिश किया करते थे? तो भाई इनके जो हमें सिक्के देखने को मिलते हैं, तो हमें देखने को मिलता है कि एक तरफ इनकी खुद की इमेज है और एक तरफ इन्होंने देवताओं की इमेज लगा रखी है। और इसके अलावा जो बहुत से अभिलेख मिले हैं, वहाँ पे उन अभिलेखों में भी हमें देखने को मिलता है कि अपने आप को भगवान से जोड़ने की बात कहते हैं। और बहुत सारे जो मंदिर हमें मिले ना, उन मंदिरों में भी हमें देखने को मिलता है कि ये लोग अपनी मूर्ति उन मंदिरों में लगवाया करते थे। और इतिहासकारों का, हिस्टोरियंस का मानना है कि भाई ये लोग अपने आप को देवतुल्य दिखाना चाहते थे कि मतलब हम जो है कौन है, देवताओं के समान है, देवताओं के बराबर है। कुषाण राजाओं ने अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि भी लगाई, मतलब हम कौन है, देवताओं के पुत्र हैं। इसके अलावा ये चीज मैंने आपको बताई थी कि कुषाण काल के जो हमें सिक्के मिले हैं, इसमें हमें देखने को मिलता है कि एक तरफ राजा की इमेज हुआ करती थी और एक तरफ देवी देवताओं की इमेज हुआ करती थी। तो वो कुषाण जो शासक थे, उन्होंने मध्य एशिया से लेकर पश्चिमोत्तर भारत तक, पश्चिमोत्तर भारत कहाँ तक, मतलब अफगानिस्तान पाकिस्तान का जैसे, वहां तक अपना जो शासन है वो किया था। इसके अलावा मथुरा के पास माट के एक देव स्थान पर कुषाण शासक की एक विशालकाय मूर्ति हमें देखने को मिलती है। अफगानिस्तान पे भी हमें ऐसी जगह मिलती है, वहां पे भी उनकी बहुत सारी मूर्ति हमें देखने को मिलती है। ये तो हमारा कुषाण शासक के बारे में। अब जो हमारा सेकंड है वो हमारा गुप्त साम्राज्य। तो गुप्त साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 275 ईस्वी के आसपास। और इसकी स्थापना किसने की थी, श्रीगुप्त ने की थी। देखो, मौर्य साम्राज्य जब खत्म हो जाता है तो उसके बाद जो एक नया साम्राज्य, जो सबसे थोड़ा शक्तिशाली साम्राज्य रहा, एक विशाल साम्राज्य रहा, जिस साम्राज्य के समाज में काफी डेवलपमेंट हुई, जब विकसित हुआ, तो वो था एक हमारा गुप्त साम्राज्य, जिसे स्वर्णिम युग भी कहा जाता है।
देखो आपने कहावत सुनी होगी, सोने की चिड़िया। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो भारत को सोने की चिड़िया तो कहा जाता था, पर वो सोने की चिड़िया इस गुप्त साम्राज्य के टाइम पीरियड को कहा जाता था, क्योंकि भाई सोना मतलब बहुत ही नॉर्मल सा था इस समय के साम्राज्य के लिए। तो इसलिए सोने की चिड़िया इस समय के समाज को कहा जाता था। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद गुप्त काल को भारतीय इतिहास में कला, साहित्य और विज्ञान के लिए स्वर्ण युग कहा जाता है। भाई इस समय में क्या हुआ, कला के अंदर, साहित्य के अंदर, विज्ञान के अंदर जो डेवलपमेंट है वो काफी तेजी से हुई थी। गुप्त काल की देखो जो राजकीय भाषा थी ना, वो संस्कृत हुआ करती थी। मतलब जो मेनली यहाँ पे जो काम हुआ करता था वो संस्कृत में हुआ करता था, जिससे साहित्य के अंदर, विद्या के अंदर भी संस्कृत भाषाओं का यूज किया जाने लगा था। इतिहास के स्रोत देखो, गुप्त शासकों का इतिहास साहित्य से हमें मिल जाता है, सिक्कों से हमें मिल जाता है, कई अभिलेख लिखवाए हैं इन लोगों ने भी। तो इन सब चीजों के थ्रू हमें गुप्त काल के राजाओं के बारे में आसानी से चीजें पता लग जाती है। इन राजाओं ने अधिकतर सोने के सिक्के जो है वो चलाए थे। अब प्रशस्तियों का महत्व देखो, कवियों द्वारा जो कवि हुआ करते थे वो अपने राजाओं के लिए कुछ प्रशस्तियां लिखा करते थे, जिसके अंदर वो अपने राजाओं के बारे में बताया करते थे, उनका महिमा मंडन किया करते थे, उनका गुणगान किया करते थे, उनके बारे में अच्छी अच्छी चीजें बताया करते थे कि हमारे राजा कितने महान है, कितने अच्छे हैं, कितने शक्तिशाली हैं, ऐसी चीजें बताया करते थे उनकी प्रशंसा करने के लिए। और जो ज्यादा प्रशस्तियां हुआ करती थी वो काव्यात्मक हुआ करती थी। काव्यात्मक मतलब सिंपली गा कर जब बताई जाती है, क्योंकि कवि लिख रहा है तो कवि तो भाई इसी तरीके से लिखते हैं, काव्यात्मक शैली में लिखते हैं। इलाहाबाद के अंदर हमें स्तंभ देखने को मिलता है जिसे हम प्रयाग प्रशस्ति कहते हैं। ये किसके द्वारा लिखी गई थी, यहाँ से पूछ लिया जाता है। तो ये हरिशेर द्वारा लिखी गई थी संस्कृत भाषा में। देखो हरिशेर जो है ना, वो समुद्रगुप्त का राजकवि हुआ करता था। और समुद्रगुप्त जो है वो साम्राज्य की सबसे शक्तिशाली सम्राट जो है वो माने जाते हैं। मतलब गुप्त साम्राज्य का अगर सबसे शक्तिशाली कोई राजा माना जाता है तो वो था हमारा समुद्रगुप्त। इसने अपने साम्राज्य का जो विस्तार है वो काफी दूर दूर तक कर दिया था। बहुत सारे राज्यों को अपने साम्राज्य में इनने मिला दिया था। मतलब इसने जिससे युद्ध लड़ा उस सबको हरा दिया। ऐसा इस प्रयाग प्रशस्ति में हमें देखने को मिलता है। मैंने इसकी इमेज लगा भी रखी है, ये आधी आ रही है इसके लिए सॉरी, आप अपनी बुक में से देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा पड़ा, इस प्रशस्ति में क्या चीज लिखी पड़ी है कि धरती पर उनका कोई प्रतिद्वंदी नहीं था। अनेक गुणों और शुभ कार्यों से संपन्न उन्होंने अपने पैरों के तलवे से अन्य राजाओं के यश को मिटा दिया। वे परमात्मा पुरुष हैं, साधु हैं, साधु की समृद्धि और असाधु के विनाश के कारण है। वे अज्ञ हैं, उनके कोमल हृदय को भक्ति और विनय से ही बस में किया जा सकता है। इतनी मतलब महान चीजें, उन राजाओं को कितना महान बताने की कोशिश जो है इन्होंने की है। तो इसी तरीके से ये जो कवि हुआ करते थे अपने राजाओं के बारे में बताने की कोशिश इन प्रशस्तियों में किया करते थे। देखो इन प्रशस्तियों का ना पूरी तरीके से सच भी नहीं माना जा सकता। क्यों नहीं माना जा सकता? अब भाई वो उसका राज कवि है, वो अपने राजा के बारे में गलत चीज क्यों लिखेगा? और अगर उन्होंने गलत चीज लिख दी तो हो सकता है भाई इसका राजा से मार दे। तो क्या पता एक डर के कारण, एक भय के कारण भी वो लोग अपने राजा के बारे में एकदम सही जानकारी क्या पता ना लिखते हो। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो हमारा जनता में राजा की छवि। अब जनता जो है वो राजा के बारे में क्या सोचा करती थी, इस चीज को हमें समझना है अपने इस टॉपिक के अंदर। तो बहुत सारी हमें जातक कथाएं मिली हैं जो कि पाली भाषा में लिखी जाती थी। ऐसे में एक फेमस जातक कथा है जिसका नाम है गंदा तिंदु। गंदा तिंदु जातक कथा, इसके अंदर एक स्टोरी है, एक राजा की प्रजा के साथ उसका क्या संबंध था, कैसा रिश्ता था, इस चीज को समझाने के लिए इसके अंदर एक स्टोरी है। इस कथा के अंदर क्या होता है ना, एक कुटिल राजा है। कुटिल राजा का मतलब एक खराब राजा है, बेकार राजा है, जो अपना शासन प्रशासन ढंग से ही कर रहा है, अपना जनता का वो ध्यान नहीं रखता, अपनी प्रजा का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखता। पूरी जितनी भी प्रजा है, जितनी भी जनता है, जितने भी लोग हैं, वो उस राजा से काफी परेशान हो गए हैं, काफी दुखी हो गए हैं। तो क्या करता है राजा, क्या करता है, एक दिन अपनी पहचान को छिपाकर प्रजा के बीच में जाता है, अपनी जनता के बीच में जाता है कि मेरी जनता मेरे बारे में क्या सोचती है, इस चीज को जानते हैं चलो। अब वो जाता है भाई, छुप छुप के जाता है। ऐसे वो सारी जनता से जब मिलता है, देखता है, तो उसे एक ही चीज मिल देखने को मिलती है कि सारी जनता जो है वो अपने राजा से परेशान है, अपने राजा से दुखी है। और जो भी समस्या उन जनता को हुई है उसके पीछे का कारण कौन है? राजा है। सारे लोगों ने मिलकर राजा को ही दोषी ठहराया है। लोगों ने बताया कि रात में डकैत उन पर हमला करते हैं और उसको लूट लेते हैं, और दिन में राजा के जो अधिकारी है वो उन्हें परेशान करने आ जाते हैं। इससे क्या हो रहा है, इन चीजों से परेशान होकर जो जनता है वो जंगलों में जा रही है, जंगलों में छुप रही है, या फिर अन्य जगहों पर जाकर बसने लग रही है। ठीक है, ये एक छोटी सी स्टोरी थी इस गंता तिंदु जातक कथा में। इसके अलावा देखो, आपको मैंने यहाँ पे इमेज लगा रखी है, इसके अंदर आपको एक चीज समझनी है, मनुस्मृति के बारे में जानना है। मनुस्मृति क्या है? देखो मनुस्मृति जो है ना, उस समय के समाज एक विधि ग्रंथ था। विधि ग्रंथ क्या मतलब? कानूनी ग्रंथ। जैसे आज के समय में कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, तो उस समय के समाज में मनुस्मृति हुआ करता था। इसके अंदर नियम कायदे कानून जो है वो सभी के लिए बताए गए थे, और इन्हीं नियम कायदे कानूनों को सभी लोग जो है वो फॉलो किया करते होंगे। ठीक है,
ये मनुस्मृति जो है वो आज के समय में काफी विवाद का मुद्दा भी बना रहती है, तो इसके बारे में आपने कभी ना कभी तो सुना ही होगा। ये पूछा जाता है कि इसकी रचना कब की गई थी, तो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर दूसरी शताब्दी ईसवी के आसपास इसकी जो रचना है वो की गई होगी। और किसने लिखी थी ये? मनु ने लिखी थी। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है उपज बढ़ाने के तरीके। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि उपज बढ़ाने के तरीके बताइए, तो आपको सिंपली क्या बताना है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला जो इसका तरीका था वो था लोहे के फाल का प्रयोग। मतलब अब जो हल यूज किए जा रहे थे ना, अब उसमें जो फाल लगा हुआ करता था वो लोहे का हुआ करता था। ऐसा कि जो पहले के हल हुआ करते थे उसमें लकड़ी के फाल लगा हुआ करता था, क्योंकि लोहा तो उन्हें पता ही नहीं था, लोहे जैसी धातु उन्हें पता ही नहीं थी। पर अब जो हल आने लग गए थे उसमें लोहे के फाल लगा हुआ करते थे। इससे क्या हो रहा था, जो खेत थे फसलों को बोना, फसलों को उगाने में और आसानी इससे होने लगी थी। देखो, अगर कुएं ना होते, तालाब ना होते, नहरें ना होती तो वर्षा पे निर्भरता हो जाती, वर्षा के थ्रू ही सिंचाई हो पाएगी। पर कुओं का निर्माण कराया जाने लगा, तालाबों का निर्माण कराया जाने लगा, नहरों का निर्माण कराया जाने लगा। इससे क्या हो गया, सिंचाई के लिए अब वर्षा पे हमें डिपेंड नहीं रहना पड़ रहा था। इससे खेती करने में और आसानी जो है वो मिलने लगी। और अगर सूखा भी पड़ जाता था तो भी पानी की आवश्यकता जो है वो इन नदियों के द्वारा या फिर नहरों के द्वारा, इन तालाबों के द्वारा पूरी जो है वो आसानी से हो जाया करती थी। इसके अलावा पर्वतीय क्षेत्र में खेती के लिए कुदाल का उपयोग। देखो, पर्वतीय क्षेत्र में क्या होता था, खेतों को कुदाल से तैयार किया जाता था। जो खेत जोते जाते थे वो बेसिकली कुदाल के थ्रू जोते जाते थे। इससे मिट्टी का कटाव भी कम हो जाता था और फसल की उपज भी बनी रहती थी। इसके अलावा गंगा की घाटी में धान की रोपाई। देखो, गंगा की घाटी में धान की रोपाई पानी की अधिकता वाले खेतों में की जाती थी और यह तरीका धान को बेहतर वृद्धि और अधिक पैदावार बनाने के लिए उपयुक्त हुआ करता था। ठीक है, ये था इसके उपज बढ़ाने के तरीके। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो हमारा ग्रामीण समाज में भिन्नताएं। अब हर समाज में कुछ ना कुछ भिन्नताएं हमें देखने को मिलती है। देखो, लाभ समान ना होना। देखो, खेती में नई नई तकनीकों का यूज होने लगा, जिससे क्या हुआ, उत्पादन बढ़ने लगा। उत्पादन में वृद्धि हुई, व्यापार बढ़ा, बिजनेस बढ़ा, उद्योग बढ़े। पर इससे होने वाला जो प्रॉफिट था वो सभी लोगों में इक्वली डिवाइड नहीं हो रहा था, सभी लोगों में समान रूप से बंटवारा उसका नहीं हो रहा था। कुछ लोगों को इसका फायदा जो है वो पहुंच रहा था। अब खेती से जुड़े लोगों में असमानता बढ़ने लगी। असमानता कैसे बढ़ने लगी भाई, एक वर्ग था जो अच्छी खासी खेती कर रहा था, नई तकनीक का यूज कर रहा था, वो अलग प्रॉफिट कमा रहा था, और जिसके पास वो तकनीक नहीं थी वो प्रॉफिट नहीं कमा रहा था। इससे क्या हुआ, समाज के अंदर सामाजिक और आर्थिक असमानता बढ़ने लगी, जिससे छोटे और भूमिहीन और बड़े किसान अलग अलग वर्गों में बढ़ने लग गए। छोटे किसान वो जिनके पास कम भूमि हुआ करती थी, भूमिहीन किसान वो जिनके पास भूमि ही नहीं थी, और बड़े किसान वो जिनके पास बहुत ज्यादा मात्रा में भूमि थी। विभिन्न ग्रामीण वर्ग, तो बहुत सी कथाएं मिलती है जिसके अंदर में बहुत सारे ग्रामीण वर्गों का उल्लेख भी देखने को मिलता है। जैसे कि भूमिहीन खेतिहर। भूमिहीन खेतिहर सिंपली वो लोग जिनके पास खुद की भूमि नहीं हो, दूसरों की भूमि पे खेती किया करते थे। ऐसी छोटे किसान जिनके पास कम भूमि हुआ करती होगी, और ऐसे बड़े जमींदार जिनके पास बहुत ज्यादा मात्रा में भूमि हुआ करती होगी। इसके अलावा गृहपति। देखो, गृहपति जो है ना, पाली भाषा का एक शब्द है। इस शब्द का मेनली यूज किसके लिए हुआ करता था, छोटे किसानों के लिए या फिर जमींदारों के लिए, जो भूमि के मालिक हुआ करते थे। ऐसी बड़े जमींदार व ग्राम प्रधान। देखो, ग्राम प्रधान जो है या फिर बड़े जमींदार जो हैं वो उस समय के समाज के सबसे शक्तिशाली वर्ग जो है वो माने जाते थे, जो किसानों के ऊपर अपना कंट्रोल जो है वो किया करते होंगे। ग्राम प्रधान का जो पद है वो परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होता था। जैसे कि आज के समय में भी आपने गाँव में देखा होगा, प्रधान होता है ना, तो उसी समय के समाज में भी एक प्रधान वाला वर्ग हुआ करता था, जो एक ही परिवार का सदस्य बनता था। मतलब मान लो इस परिवार से अगर कोई प्रधान बन रहा है तो हमेशा बस इसी परिवार का सदस्य ही जो प्रधान है वो बनेगा। ये नहीं कि कोई और परिवार आ गया और वो प्रधान बनने लग गया, ऐसा कुछ नहीं हो सकता इसमें। ठीक है, अब तमिल संगम साहित्य में वर्ग। देखो, तमिल संगम साहित्य में ये जो साहित्यिक ग्रंथ है तमिल का, इसके अंदर भी हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है। तो इस ग्रंथ के अंदर ही बहुत सारे वर्गों के बारे में बताया है, जैसे कि वेल्लार। या वे वेल्लार कौन है, ये बड़े जमींदार हुआ करते थे। ऐसी हलवा या उलवर। हलवा वो जो हल जलाया करते थे, और दास अड़मई। इस तरीके के 3 वर्ग हमें देखने को मिलते हैं। ऐसी भूमि का स्वामित्व। देखो, भूमि के स्वामित्व का काफी बहुत बड़ा रोल इसमें हुआ करता था। माना जाता था कि जिसके पास ज्यादा भूमि होगी वो ज्यादा शक्तिशाली होगा, वो ज्यादा प्रतिष्ठित होगा या रिस्पेक्ट के काबिल होगा। देखो, जो गृहपति जो वर्ड है ना, वो घर के मुखिया के लिए भी यूज किया जाता था, जो महिलाओं पे, बच्चों पे, नौकरों पे, दासों पर अपना नियंत्रण जो है वो रखा करता था। और घर के अंदर जितनी भी चीजें हैं, जितनी भूमि, जानवर है, जो भी चीजें, उन सबका मालिक भी वही हुआ करता था। और कभी कभी इस शब्द का यूज नगरों में रहने वाले जो अमीर वर्ग हुआ करते थे उनके लिए भी इनका यूज किया जाता था। ठीक है, इसकी फोटो थोड़ी ब्लर हो गई है, पर आप अपनी बुक में देख सकते हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है भूमिदान। देखो, भूमिदान के ऊपर भी क्वेश्चन बन जाता है। अब ये भूमिदान का सिंपली आपको पता लग गया, भूमि का मतलब क्या होता है, जमीन, और दान का मतलब किसी को दान में दे देना। भूमिदान जो है वो इस समय के समाज में भी हुआ करता था। ईसवी के आरंभिक शताब्दी में देखने को मिलता है
कि भूमि दान जो है वो किया जाता होगा इस समय के समाज में, क्योंकि कई हमें ऐसे अभिलेख मिले, कई ऐसी चीजें मिली हैं जिनके थ्रू हमें पता लगता है कि भूमि दान जो है वो यहाँ पे हुआ करता होगा। अभिलेख या तो पत्थर पे खुदवाए जाते थे या किसी ताम्र पत्र के ऊपर खुदवा दिए जाते थे। अरे अभिलेख बेसिकली क्यों खुदवाए जाते थे? इसके अंदर हमें ये पता लगता था कि ये भूमि है, किसने दान दी है, कब दान दिए, ये सारी चीजें इन अभिलेखों के अंदर लिखवाई जाती थी। ज्यादातर जो दान दिए जाते थे वो धार्मिक संस्थाओं को दिए जाते थे या फिर ब्राह्मणों को ज्यादातर दान जो है वो दिया जाता था। और ये जो अभिलेख लिखे जाते थे मेनली संस्कृत भाषा में लिखे जाते थे। देखो एक शब्द है अग्रहर, इसका मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए। अग्रहर बेसिकली उस भूभाग को कहते हैं जो ब्राह्मणों को दान में दिया जाता था। और ब्राह्मणों से किसी प्रकार का टैक्स नहीं वसूला जाता था इस समय के समाज में, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। इसके उल्टा ब्राह्मणों को यह अधिकार था कि वो लोगों से कर को वसूल सकते थे, वो लोगों से टैक्स को वसूल सकते थे, ठीक है। देखो ऊपर हमने जब धर्मशास्त्र के बारे में पढ़ा था कि धर्मशास्त्र क्या थे, कुछ नियम कायदे कानून थे जो ब्राह्मणों द्वारा बनाए गए थे, सभी लोगों को फॉलो करने थे, ठीक है। तो उन धर्मशास्त्र में बताया गया है कि महिलाओं को भूमि रखने का अधिकार नहीं है, महिलाओं को भूमि दान देने का अधिकार नहीं है। पर ऐसे में इसका हमें एक जस्ट उल्टा एक एग्जाम्पल देखने को मिलता है प्रभावती गुप्त का। को प्रभावती गुप्त जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी है। ये चंद्रगुप्त द्वितीय चंद्रगुप्त मौर्य वाला चंद्रगुप्त नहीं है, ये गुप्त वंश का एक राजा है, ठीक है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी प्रभावती गुप्त और वाकाटक वंश की रानी भी थी। देखो मैंने आपको ये बताई दिया कि संस्कृत के जो हमें धर्मशास्त्र मिलते हैं उसके अंदर में बताया गया है कि महिलाओं को भूमि का अधिकार बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। वो भूमि को नहीं रख सकती है, ना ही उन्हें दान में दे सकती है। फिर भी हमें इनके जो अभिलेख मिले हमें प्रभावती गुप्त के, उससे हमें देखने को मिलता है कि उन्होंने भूमि को दान में भी दिया है और वो भूमि की मालकिन भी थी। मतलब उनकी प्रॉपर्टी भी थी, बहुत सारी भूमि की वो मालकिन भी थी और उन्होंने बहुत सारी भूमि को दान में भी दिया है। तो भाई धर्मशास्त्र में तो मना किया गया है। तो भाई ये चीज अब इस तरीके से देखी जाती है इतिहासकारों द्वारा कि हो सकता है कि ये रानी थी, बड़े घराने की थी, तो हो सकता है वो नियम कायदे कानून जो थे वो इनके ऊपर लागू ना हुआ करते हो। जिससे हमें यही पता लगता है कि जो धर्मशास्त्र है वो हर जगह एक समान रूप से लागू नहीं हुआ करते होंगे। मतलब समझ रहे हो ना, अमीर लोगों के लिए वो नियम कायदे नहीं लागू होंगे पर गरीब लोगों के लिए वो नियम कायदे जरूर लागू होंगे, ठीक है। अब अभिलेखों से ग्रामीण प्रजा का विवरण। देखो अभिलेखों से ज्ञात होता है ना गांव के अंदर या समाज के अंदर ब्राह्मण, किसान और अन्य वर्ग जो है वो शामिल हुआ करते थे। वे शासक या उनके प्रतिनिधियों को तरह तरह की वस्तुएं दिया करते थे, मतलब बहुत सारी गिफ्ट जो है वो अपने राजा को या फिर उनका जो प्रतिनिधि है उनको दिया करते थे। क्यों दिया करते थे? चापलूसी करने के लिए, ताकि भाई वो जो राजा है या फिर जो उनके प्रतिनिधि है वो उनकी रक्षा करे। उन्हें गांव के नए प्रधान की आज्ञा का भी पालन करना पड़ता था और संभवतः अपने भुगतान भी उसी को देना पड़ता था। मतलब जो गांव से टैक्स वसूलता था वो कौन वसूलता था? गांव का प्रधान। अब भूमिदान में भिन्नता, देखो भूमिदान में हमें बहुत सारी भिन्नताएं देखने को मिलती है कि जब भूमिदान दिया जाता था वो हर जगह पे एक समान रूप से नहीं दिया जाता था। मतलब कहीं पे छोटा भूमि का टुकड़ा दान में दिया हो, कहीं पे किसी ने बड़ा टुकड़ा का दान दिया हो। तो मतलब जिसके पास जितनी भूमि उसके अनुसार वो भूमि का दान किया करता होगा। इतिहासकारों के अनुसार भूमिदान, देखो इतिहासकार का मानना है कि भूमिदान जो है वो क्यों किया जाता होगा, तो वो अपने दो रीजन देते हैं। पहले रीजन में उनका मानना है कि भूमिदान जो है वो कृषि को नए क्षेत्रों में फैलाने के लिए किया जाता होगा। मतलब भूमि का जो दान में दिया जा रहा है वो ज्यादा से ज्यादा खेती के लिए किया जा रहा है कि ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं उस भूमि पर खेती कर सके, कृषि कर सके। और जबकि अन्य का कहना है कि जो राजा महाराजा जो है वो अपनी शक्ति को खोने लगे थे, अपनी जो जनता के अंदर जो अपनी छवि है उसे खोने लगे थे। तो उस छवि को दोबारा से बनाने के लिए, उस शक्ति को दोबारा से बनाने के लिए इन्होंने भूमि का दान जो बेसिकली किया होगा। मौर्य साम्राज्य के नगर, तो देखो नए नगर, तो वो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में क्या होता है, उपमहाद्वीप के अंदर भारत के अंदर हमें बहुत सारे नगरों का डेवलपमेंट, बहुत सारे नगरों का विकास हमें देखने को मिलता है। जो ज्यादातर नगर हुआ करते थे वो महाजनपदों की राजधानी ही हुआ करते थे। जैसे पाटलिपुत्र जो मगध की राजधानी हुआ करती थी। पाटलिपुत्र कहाँ पे बसा हुआ था? एक नदी मार्ग के किनारे बसा हुआ था, गंगा नदी के किनारे बसा हुआ करता था। ऐसी उज्जैनी, ये जो है भूमार्ग के किनारे स्थित हुआ करते थे। उहोर जैसे नगर जो है वो समुद्र तट के आसपास स्थित हुआ करते थे। ऐसी मथुरा जैसे जो अनेक नगर है वो व्यावसायिक नगर हुआ करते थे, सांस्कृतिक नगर हुआ करते थे, जहाँ से राजनीतिक चीजें मेनली चलाई जाती थी। ऐसी नगरीय जनसंख्या, देखो शासक वर्ग और राजा जो है वो किलेबंद नगर में रहा करते थे। भाई राजा जो है हमारा शासक जो है वो तो भाई सीधी सी बात है किलेबंद नगर में रहेगा, तो क्योंकि उसकी रक्षा की जानी जरूरी है। तो ऐसे में ये लोग किलेबंद नगर में रहा करते थे। और यहाँ से हमें बहुत सारे पुरावशेष देखने को मिलते हैं। पुरावशेष क्या होते हैं? यही जो मिट्टी के बर्तन हो गए, जो मूर्तियां हो गई, सोना चांदी कांसा तांबा, हाथी के दांत, शीशी सीपी, पक्की मिट्टी के बने गहने उपकरण, हथियार और बर्तन, ये सारी चीजें हमें यहाँ से खुदाई में मिली है। तो द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में क्या होता है, नगरों में छोटे दानात्मक अभिलेख मिले। इन नगरों से हमें क्या मिलता है? कुछ दानात्मक अभिलेख मिलते हैं। इसके दानात्मक अभिलेख बेसिकली जो दान में दिया जाता था उसमें दान में जिसने दिया है उसके बारे में जानकारी हमें मिलती है, जिसमें दाता का नाम, मतलब किसने दिया उसका नाम के बारे में बताया जाता था।
वो क्या काम करता था उसके बारे में लिखा होता था। ये सारी चीजें इन अभिलेखों में मिलती है। अभिलेखों के अंदर में धोबी, बुनकर, लिपिक, बढ़ई, कुम्हार, स्वर्णकार, लोहार, अधिकारी, धार्मिक गुरु, व्यापारी और राजाओं का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। इन सबके थ्रू दान कुछ ना कुछ लिया गया होगा। देखो जो उत्पादक हुआ करते थे, जो व्यापारी हुआ करते थे, उनका एक संघ हुआ करते थे। उन संघ को श्रेणी कहा जाता था। ठीक है, उत्पादक और व्यापारियों के संघ को श्रेणी कहा जाता था। ये संघ जो बेसिकली कच्चे माल को खरीदकर वस्तुओं को तैयार करता था और उसे बाजार में बेचा करता था। जो हमारे शिल्पकार हैं, जो चीजों को बनाया करते थे, जो औजारों को बनाया करते थे, नई नई चीजों को बनाया करते थे, संभवतः उन्होंने जो अमीर वर्ग के लोग हुआ करते थे उनकी बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए बहुत सारी लोहे से बनी चीजों का निर्माण जो है वो किया होगा। जो अमीर लोग हुआ करते थे भाई, इनका शौक तो तुम्हें पता ही है, वो होते हैं अलग से अलग। आज के समय में भी देख लो और पहले के समय भी देख लो, तो ऐसे में इन लोगों को नई नई चीजों की मांग इन्होंने की होगी, तो उन चीज़ों को बनाने के लिए इन्होंने लोहे का जो यूज़ है वो ज़्यादा से ज़्यादा किया होगा। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है उपमहाद्वीप और उसके बाहर का व्यापार। देखो नदी और भूमार्ग का जाल। देखो 6वीं शताब्दी से पूर्व में क्या हो जाता है कि भारत के अंदर नदी मार्ग के थ्रू व्यापार किया जाने लगा था और भूमार्ग के थ्रू व्यापार किया जाने लगा था। इन मार्गों के जरिए मध्य एशिया से लेकर और उससे भी आगे तक के देशों के साथ व्यापार जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में किया जाने लगा था। इसके अलावा समुद्री मार्गों का विस्तार। देखो समुद्र तट के बंदरगाह जो हुआ करते थे, अब वो अरब सागर के रास्ते उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, इसके अलावा बंगाल की खाड़ी से होकर चीन, दक्षिण पूर्व एशिया, यहाँ तक अपने व्यापारिक जहाज जो है वो ले जाया करते थे। मतलब इतनी दूर दूर देशों के साथ वो व्यापार वो जो लोग किया करते होंगे। अब शासकों का नियंत्रण। ये जो राजा महाराजा हुआ करते थे ना, ये लोग बेसिकली इन मार्गों के ऊपर अपना कंट्रोल करना चाहते थे। क्यों कंट्रोल करना चाहते थे? भाई इतना व्यापार हो रहा है यहाँ से, इतना एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हो रहा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ से अच्छा खासा पैसा निकलेगा। तो इसलिए उन पैसों को कमाने के लिए ये लोग बेसिकली जो राजा महाराजा हुआ करते थे, वो इन जगहों पे अपना कंट्रोल जो है वो करना चाहते थे और जो कि करते भी थे। और उनसे टैक्स वसूला करते थे, पैसे कमाया करते थे और बदले में उन्हें सुरक्षा देने का वादा जो है वो किया करते थे। देखो कुछ स्थलीय व्यापारिक दल भी हुआ करते थे, मतलब कुछ ऐसे लोग भी हुआ करते थे जो अपने स्थल पर ही रहकर व्यापार जो है वो किया करते थे। जैसे कुछ व्यापारी पैदल फेरी वाले हुआ करते थे, मतलब जो पैदल जैसे आज के समय में होता है ना, रेडी वाले होते हैं, इस तरीके के लोग भी हुआ करते थे। कुछ बैलगाड़ी वाले लोग हुआ करते थे, जो बैलगाड़ी पे अपना सामान रखकर बेचने का उसे बिका करते थे। कुछ घोड़े खच्चरों पे रखकर अपने सामान को बेचा करते थे और दूर दूर की लंबी यात्रा भी किया करते थे। इसके अलावा समुद्री यात्रा की विशेषता है। देखो समुद्री मार्ग से जो यात्रा करना ना काफी खतरनाक माना जाता है भाई, क्योंकि समुद्र जो कितना खतरनाक है, किसी को उसके रास्तों के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। ठीक है, उस समय के समाज में तो वैसे भी नहीं पता होगा, आज के समय में तो हमें पता भी है, और उस समय तो किसी को इतना कुछ पता भी नहीं होगा। तो ऐसे में भाई समुद्री यात्राएं करना काफी खतरनाक जो है वो माना जाता था। पर इससे क्या होता था ना, इस समुद्री यात्राओं से व्यापारियों को काफी लाभ भी हुआ करता था, क्योंकि अब एक जगह से दूसरी जगह पे जाएंगे, वहां पर उन्हें सामान सस्ते में खरीदेंगे, वहां से सामान सस्ते में खरीद के यहाँ पे लाके महंगे में बेचेंगे। इससे फायदा जो है ना बहुत हुआ करता था। तो ऐसे में लोग जो है ज्यादातर समुद्री यात्राएं भी किया करते कि ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने के लिए। देखो तमिल में मसत्तुवन, प्राकृत में सतवाह या फिर सेट्टी, ये कुछ नाम है, कुछ वर्ण है जो उन लोगों के लिए यूज हुआ करते थे जो सफल व्यापारी हुआ करते हैं, मतलब जो अच्छा खासा पैसा कमाया करते थे व्यापार के थ्रू। अब कुछ व्यापारिक वस्तुएं हो करती हैं, जैसे कि नमक हो गया, अनाज हो गया, कपड़ा हो गया, धातु या फिर उसके उत्पाद या पत्थर, लकड़ी या फिर जड़ी बूटियां, इन सारी चीजों का जब व्यापार है वो किया जाता था इस समय। अब रोमन साम्राज्य से मांग। देखो रोमन साम्राज्य में काली मिर्ची जैसी मसाले, उत्तम कपड़ों और औषधि जड़ी बूटियों की बहुत अधिक मांग रहती थी, तो इन सारी चीजों की भी डिमांड यहीं से पूरी की जाती थी। आपको तो पता ही है, मसालों के मामले में भारत जो है वो हमेशा से काफी ऊपर रहा है। मसालों का निर्माण यहाँ पे बहुत अधिक संख्या में होता ही होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें कहाँ पे भेजी जाती थी? भारत से रोमन साम्राज्य में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सिक्के और राजा। देखो बेसिकली इस टॉपिक के अंदर हमें सिक्कों के बारे में जानना है, जितने भी सिक्के इन साम्राज्यों में चलाए गए थे। देखो व्यापार के लिए सिक्कों का प्रचलन। देखो जो वस्तु विनिमय हुआ करता था ना, तो उस समय के समाज में व्यापार करना थोड़ा मुश्किल हो जाया करता था। पर अब सिक्कों का प्रचलन हो गया, सिक्के बनाए जाने लगे, सिक्कों के थ्रू व्यापार किया जाने लगा। इससे क्या हुआ, व्यापार जो है वो काफी सुविधाजनक हो गया, व्यापार काफी तेज हो गया था। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा व्यापार जो है बढ़ने लगा था। अब ऐसे में क्या हुआ, आहत सिक्के चले। देखो आहत सिक्के जो है ना, ये सबसे पहले डाले गए सिक्के हैं जो कि चांदी और तांबे से बने हुआ करते थे। अब पूरे उपमहाद्वीप की, पूरे भारत की ज्यादातर हिस्सों में जो खुदाई हुई है उसके अंदर में ऐसे सिक्के देखने को ही मिलते हैं। ये आहत सिक्के को आहत सिक्के इसलिए कहा जाता है बेसिकली, क्योंकि मान लो कोई भी धातु है, उसे काफी ठोक ठोक कर ऐसी शेप दी जाती थी, ऐसी आकार दी जाती थी, उसके बाद इसका डिजाइन इस तरीके से बनता था। तो इतना ठोक ठोक कर बनाने के कारण इसे आहत सिक्के कहते हैं। ठीक है, तो आहत सिक्के को कौन जारी करता था, कौन बनाता था, इसकी पहचान करने के लिए इन सिक्कों पर बने प्रतीकों को देखा जाता है।
जिससे पता लग जाता है कि ये जो सिक्का है किस राजा ने चलवाया होगा या फिर किस शासक के समय ये सिक्के जो है चले होंगे। इन प्रतीकों के माध्यम से चीजें पता लगती हैं। अब हिंदू यूनानी शासकों के सिक्के, देखो शासकों की प्रतिमा और नाम वाले पहले सिक्के जो किसने चलाए थे? हिंदू यूनानी शासकों ने चलाए थे। अगर आपसे एमसीक्यू में पूछ लिया था कि प्रतिमा और नाम वाले सिक्के सबसे पहले किसने चलाए थे, तो आपको यही बताना है, हिंदू यूनानी शासकों ने। ठीक है। अब कुषाण काल के सोने के सिक्के, देखो प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कुषाण राजाओं ने बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के हैं जो जारी करे थे। इनके आकार और वजन जो है वो तत्कालीन रोमन साम्राज्य और पार्थियन शासकों के सिक्कों के समान जो है वो हुआ करते होंगे। ठीक है। सोने के सिक्कों का महत्व, देखो सोने के सिक्के का व्यापक प्रयोग हमें इस बात की ओर संकेत करता है कि उस समय बहुमूल्य वस्तुएं और बड़ी मात्रा में वस्तुओं का विनिमय जो है वो किया जाता होगा। इससे बड़े पैमाने पर व्यापारिक लेन देन का प्रमाण भी मिलता है। अब मैं योंदे गणराज्यों के सिक्के, देखो इस तरीके के सिक्के भी देखने को मिलते हैं जो कि किसके द्वारा जारी किए जाते होंगे? योंदे लोगों के द्वारा। देखो पंजाब और हरियाणा के योधे कबीले के जो लोग हुआ करते थे, कबीले के जो गणराज्य के जो लोग हुआ करते थे, उन्होंने तांबे के सिक्के जारी करे जिन्हें हम योधे सिक्के कहते हैं। अब गुप्त काल के सोने के सिक्के, देखो गुप्त काल के शासकों ने अच्छी क्वालिटी का सोना जो है ना इन्होंने अपने सिक्कों में यूज करा था। ठीक है। अब छठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद का परिवर्तन, तो छठी शताब्दी ईसा में हमें सोने के सिक्के हैं जो काफी कम मिले हैं, जिसके कारण पर मतभेद है। एक दृष्टिकोण ये मानता है कि रोमन साम्राज्य के पतन से दूरवर्ती व्यापार जब कम हो गया, मतलब जो व्यापार है अब कम होने लग गया, व्यापार कम होने लग गया, तो भाई चीजें खरीदी नहीं जा रही, बेची नहीं जा रही, जिससे क्या हो रहा है, पैसों का लेन देन जो है वो काफी कम होता चला गया, इसलिए सोने के सिक्कों का निर्माण भी कम होता चला गया था। और दूसरा दृष्टिकोण ये मानता है कि नए नगर विकसित हुए, व्यापारिक तंत्र विकसित हुए, देखो सिक्कों का प्रचलन तो जारी रहा लेकिन संग्रहण जो है वो कम हुआ। इसलिए क्या हुआ? इसलिए वे कम मिलते गए। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है हमारा अभिलेखों का अर्थ निकालना। तो इसकी इमेज भी नीचे चलेगी, उसके लिए सॉरी। ये अभिलेख पे जो चीजें लिखी पड़ी है ना, इनको कैसे पढ़ा जाता था, इनको कैसे डिकोड करा जाता था, इस चीज को हमें जानना है। तो देखो अभिलेख का मैंने आपको मतलब बता ही दिया है, वे चीजें जो पत्थर या धातु जैसी किसी कठोर सतह पे खुदवाई जाती थी या फिर लिखवाई जाती थी, उसे हम अभिलेख कहते हैं। देखो अभिलेखों को समझने के लिए क्या करते थे, जो विद्वान लोग हैं, जो हिस्टोरियंस है, जो इतिहासकार हैं, वो अलग अलग लिपियों को आपस में मिलाने की कोशिश किया करते थे। मान लो ये जो अभिलेख है इसमें कुछ लिखा पड़ा है, अब इसी तरीके के दूसरे अभिलेखों को आपस में मिलाकर देखने की कोशिश की जाएगी कि इसमें ऐसे-ऐसे कौन-कौन से वर्ड हैं, कौन-कौन से लेटर हैं, कौन-कौन से अक्षर हैं, जो आपस में कनेक्ट करते हैं, आपस में जुड़ते हैं। वो लोग क्या करते थे, पुरानी लिपियों को आधुनिक लिपि से मिलान करके उनका अर्थ निकालने की कोशिश किया करते थे। जैसे कि मैंने ये लिख भी रखा है, ये ब्राह्मी लिपि के अक्षर हैं और ये देवनागरी लिपि के अक्षर हैं। ठीक है? तो ब्राह्मी लिपि के अक्षर में का को किस तरीके से लिखा जाता होगा? इस तरीके से। चा को किस तरीके से लिखा जाता होगा? इस तरीके से। ला को किस तरीके से लिखा जाता होगा? इस तरीके से। दा को इस तरीके से। ठीक है? इस तरीके से अक्षरों का यूज़ किया जाता होगा। इस तरीके से ही ये जो विद्वान है, हिस्टोरियंस है, ये आपस में इन अक्षरों को मिलाने की कोशिश किया करते होंगे। अब हम समझते हैं ब्राह्मी लिपि का अध्ययन। देखो आधुनिक भारतीय भाषाओं की अधिकांश लिपियों का मूल क्या है? ब्राह्मी लिपि। देखो भारत की जितनी भी पुरानी से पुरानी भाषा है ना, वो भाषाएं सारी मेनली बेसिकली हमारी ब्राह्मी लिपि से ही निकली है। उनका जो ऑर्गन है वो ब्राह्मी लिपि में से ही हुआ है। ब्राह्मी लिपि जो है भारत की सबसे प्राचीन लिपियों में से एक जो है मानी जाती है। आज की कई प्रमुख भारतीय लिपियां हैं, जैसे कि देवनागरी है, बंगाली है, गुजराती है, ये सारी ब्राह्मी लिपि में से ही आई है। ठीक है। अब ब्राह्मी लिपि का प्रयोग अशोक के अभिलेखों में किया गया है। देखो अशोक के हमें जो अभिलेख मिलते हैं मेनली उसके अंदर ब्राह्मी लिपि का यूज किया गया है। ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, 18वीं सदी में यूरोप के जो विद्वान हैं, भारत के जो पंडित लोग हैं, जो भारत की प्राचीन भाषा को जानते हैं, भारत की संस्कृत लैंग्वेज को जानते हैं या प्राचीन लिपियों को जानते हैं, उनकी सहायता लेते हैं, इसलिए ताकि वो इन अभिलेखों का जो मतलब है, इन अभिलेखों को आसानी से पढ़ सके। तो ऐसे में क्या होता है, 18वीं सदी में क्या होता है, यूरोप के जो शोधकर्ता हैं, जो हिस्टोरियंस हैं, जो इतिहासकार हैं, वो भारत में उपलब्ध जो पांडुलिपियां थी, पांडुलिपियां क्या, जो जो ताम्रपत्र होते हैं ना, उसके ऊपर हाथों से जो चीजें लिखी जाती थी, उन्हें हम पांडुलिपियां कहते हैं। ठीक है। जो पांडुलिपियां थी, जो अभिलेख थे पुराने से पुराने, उनको पढ़ना स्टार्ट करते हैं, उनको जानने की कोशिश करते हैं, उसके अक्षरों को देखने की कोशिश करते हैं कि वो किस तरीके से लिखे गए, क्या लिखे गए हैं। और इस काम में उन्होंने किसकी मदद ली? भारत के पंडित लोगों की। जिससे क्या हुआ, जिससे भाषा को समझने में, लिपि को समझने में काफी आसानी हुई, काफी सहायता मिली। उन्होंने अक्षरों की प्राचीन अक्षरों के साथ तुलना करने स्टार्ट कर दी। मतलब जैसे कि आज के समय ये प्राचीन अक्षर है सारे और ये आज के आधुनिक अक्षर हैं, तो इनके आपस में कंपैरिजन उन्होंने करना स्टार्ट कर दिया। विद्वानों ने आधुनिक बंगाली और देवनागरी लिपि के अक्षरों की तुलना प्राचीन अभिलेखों में प्रयुक्त अक्षरों से की। इस तुलना से उन्हें लिपि के विकास और रूपांतरण के बारे में जानकारी मिलती कि आज के समय में ये जो अक्षर है
इस तरीके से यूज किया जा रहा था, पर कुछ समय बाद ये अक्षर जो इस तरीके से यूज किया जाने लगा, फिर कुछ समय बाद हो सकता है इस अक्षर को किसी और तरीके से डिजाइन कर दिया जाए। तो ये किस तरीके से रूपांतरण हुआ, किस तरीके से इसकी विकास विकसित हुई, इन चीजों को उन्होंने देखा। अब प्रारंभिक विद्वानों ने पहले तो ये अनुमान लगाया था कि जो भारत के अभिलेख है, प्राचीन से प्राचीन अभिलेख जो है, वो संस्कृत भाषा में है, पर इनका जो अभिलेख है वो आगे जाकर गलत साबित हो गया। और ये चीज हमें पता लगी, जो हमारे प्राचीन से प्राचीन हमारे अभिलेख है वो प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं, जो कि उस समय की आम बोलचाल की भाषा भी रही होगी। मेनली जो उस समय की जनता होगी वो इसी भाषा को बोला करती होगी। फिर आगे जाके 1838 में जब हमारे जेम्स प्रिंसेप है, इन्होंने अशोक के जो अभिलेख थी उसमें जो ब्राह्मी लिपि का यूज किया गया था, उस ब्राह्मी लिपि को डिकोड कर दिया। डिकोड मतलब उस लिपि को पढ़ना सीख लिया, मतलब उस लिपि के बारे में एकदम सारी चीजें वो लोग समझ गए थे। इसमें क्या-क्या चीजें देखी गई हैं, क्या-क्या चीजें बताई गई हैं, इन्होंने आसानी से इसे पढ़ना सीख लिया था। और इस चीज को पढ़ने में इन्होंने भाई बहुत मेहनत करी, उसके बाद ये इस लिपि को डिकोड कर पाए थे। और 1838 में उनके प्रयासों से अशोककालीन जो अभिलेख थे उसे पढ़ा जा सका, और उसका वास्तविक अर्थ क्या है उसे ज्ञात किया जा सका। अब खरोष्ठी लिपि को पढ़ना, देखो हमने ब्राह्मी लिपि को तो पढ़ दिया, अब खरोष्ठी लिपि को भी तो पढ़ना होगा। तो देखो पश्चिमोत्तर भारत के जो हमें अभिलेख देखने को मिलते हैं, वो मेनली खरोष्ठी लिपि में ही लिखे गए थे। ठीक है, हिंदी यूनानी राजाओं के सिक्कों से जानकारी प्राप्त, देखो जो हिंदी यूनानी जो शासक हुआ करते थे, वो जो सिक्के जारी किया करते थे, उनके ऊपर मेनली दो भाषाओं पे चीजें लिखी जाती थी। एक तरफ में मान लो यूनानी भाषा पे कुछ लिखा गया था, और दूसरी तरफ खरोष्ठी भाषा से लिखा गया था। तो इन्होंने चीजें बहुत आसान कर दी थी। अब यूनानी भाषा पे जो चीजें लिखी गई है, तो यूनानी भाषा को पढ़ने वाले विद्वानों को वो चीजें दिखाई गई कि ये चीज क्या लिखे पड़ी है, तो उन्होंने पढ़ के बता दिया। तो बस उसी वर्ड को, उसी अक्षरों को खरोष्ठी लिपि के अक्षरों से मिलाया जाने लगा कि यूनानी लैंग्वेज में इस वर्ड को कैसे लिखा जाता है, और खरोष्ठी भाषा में इस वर्ड को कैसे लिखा जाता है। इससे आपस में इनका कंपैरिजन किया जाने लगा, और खरोष्ठी लिपि को भी आसानी से समझा जाने लगा। ठीक है, ये मैंने बता ही दिया कि यूनानी भाषा पढ़ने वाले विद्वानों ने अक्षरों का मेल करना स्टार्ट कर दिया, और खरोष्ठी भाषा के भी अक्षरों का भी उन्होंने आसानी से पहचान लिया था। अब प्रिंसेप जो हमारा बंदा था ना, इसने ये चीज कही कि जो खरोष्ठी के अभिलेख हमें मिले हैं, इसकी भाषा भी जो है कहीं ना कहीं प्राकृत ही रही होगी, जैसे कि ब्राह्मी लिपि की थी। अब जब भाषा पहचान ली गई, लिपि को हमने डिकोड कर दिया, भाषा को भी डिकोड कर दिया, तो भाई आसानी से जो हमें अभिलेख अब हमें मिले, लंबे लंबे अभिलेख हमें मिले, उन्हें पढ़ना जो है काफी आसान हो गया था। अब अभिलेखों से प्राप्त ऐतिहासिक साक्ष्य, देखो कुछ अभिलेखों में हमें अशोक का जो नाम है वो सीधा अशोक लिखा देखने को नहीं मिलता है, बल्कि वहां पे कुछ जगहों पे देवनाम प्रिय मतलब देवताओं का प्रिय ये देखने को मिलता है, और कुछ जगहों पे पेदस्सी देखने को मिलता है। पेदस्सी का मतलब मैंने आपको ऊपर बताया ही था, इसका मतलब होता है देखने में सुंदर। इन उपाधियों से अशोक को बेसिकली संबोधित जो है वो किया जाता था, मतलब इन उपाधियों के थ्रू उसको बुलाया जाता था। और कुछ अभिलेख हमें ऐसे भी देखने को मिलते हैं जिसमें अशोक का नाम भी लिखा है और उसकी उपाधियां दोनों इसमें लिखी गई हैं। इसके साथ साथ उस अभिलेख की जो भाषा की शैली है, जो अक्षर है, इन सब चीजों में समानता देखने को मिलती है, जिसके आधार पे कंक्लूजन दिया जाता है कि ये जो सारे अभिलेख हैं ये एक ही राजा के द्वारा या फिर एक ही राजा के लिए लिखवाए गए होंगे। अब हमारा लास्ट जो टॉपिक है वो हमारा अभिलेखों की साक्ष्य की सीमा है। देखो अभिलेख जो है ना हमेशा मतलब सही हो 100% इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। अब क्यों गारंटी नहीं है, उन्हीं रीजनों को हमें इसमें समझना है। इन अभिलेखों की भी कुछ सीमाएं हुआ करती थी। अब पहली सीमा क्या है, तो पहली सीमा है इसकी तकनीकी सीमा। अब तकनीकी सीमा में क्या समझना है, देखो जो कई बार क्या होता था ना, जो हमारे अक्षर हैं, जो शब्द लिखे गए हैं, फिर जो अक्षर लिखे गए हैं, वो बहुत ही इतने पुराने हो जाने के बाद अक्षर सही तरीके से दिखते ही नहीं थे। अक्षर जो है हल्के ढंग से उत्कीर्ण होते थे, मतलब सही तरीके से वो दिखता ही नहीं था उस पर क्या लिखा पड़ा है, जिससे उन्हें क्या होता था, पढ़ने में काफी कठिनाई होती थी, काफी कठिनाई का सामना से पढ़ने में करना पड़ता था। और कभी कभार क्या होता था, अभिलेख जो है वो नष्ट हो जाया करते थे, कभी कभार अक्षर भी लुप्त हो जाया करते थे, जिससे अभिलेखों को समझने में काफी दिक्कत जो है वो आया करती थी। ऐसी अर्थ की जटिलता, देखो अभिलेखों के शब्दों का वास्तविक अर्थ हमेशा स्पष्ट नहीं होता, मतलब जो अभिलेख में मिलते हैं उनका एग्जैक्ट जो शब्द है या फिर एग्जैक्ट उसका मतलब है वो निकाल पाना बहुत ही मुश्किल होता है। कुछ अर्थ किसी विशेष स्थानीय समय से जुड़े होते थे। ऐसी सीमित अनुवाद या प्रकाशन, देखो हजारों अभिलेख मिले हैं, लेकिन सभी का जो अर्थ है, सभी का जो मीनिंग है वो आज तक किसी ने नहीं निकाला है। ठीक है, ना ही निकाल पाएगा कोई, और ना ही सभी प्रकाशित या अनुवादित हुए हैं, मतलब ना ही सबको ट्रांसलेट किया गया है, ना ही सबको प्रकाशित किया गया है। इसके अलावा अधूरा संग्रह, तो कई बार क्या होता था ना, कई अभिलेख जो है वो नष्ट हो जाया करते थे और कुछ अभिलेख उसमें से बच जाया करते थे। मान लो किसी व्यक्ति ने 10 अभिलेख लिखवाए हैं, उस 10 अभिलेख में से क्या हुआ, 2 अभिलेख बच गए और बाकी के 8 अभिलेख थे वो खत्म हो गए, और अब हमें सिर्फ 2 अभिलेख मिले हैं। अब हम उन 2 अभिलेखों को पढ़ के सही तरीके से तो जानकारी नहीं निकाल सकते ना,
तो इस तरीके से क्या होता था, कई बार अभिलेख कालांतर में नष्ट हो जाया करते थे, इसलिए जो उपलब्ध अभिलेख हुआ करते थे उनसे सही जानकारी क्या है वो नहीं मिल पाती थी। ये आपका चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूले। इसके साथ-साथ अगर आपको इसके नोट्स चाहिए होंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम चैनल जॉइन करना ना भूलें। आपको वहाँ से इस पीडीएफ के नोट्स जो हैं वो मिल जाएँगे। आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं।